वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 1 के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि जब आप थर्ड ईयर में पहुंचते हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होते हैं। तो इसी श्रृंखला में राजनीति शास्त्र का जो पहला नंबर पेपर है, यानी कि पेपर फर्स्ट या पेपर नंबर 1, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब इसमें आपको यूके के संविधान के बारे में और वहाँ के संविधान की विशेषताओं के बारे में, यूएसए के संविधान और सरकार के बारे में, स्विट्जरलैंड एंड चाइना, ये 4 देशों के संविधान और वहाँ की सरकारों के बारे में हमको जानना है बेसिकली, ठीक है। और खास करके बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग इन चीज़ों को चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने कभी अपना संविधान तो पढ़ा है, लेकिन आपने इन देशों के संविधान के बारे में नहीं पढ़ा है। तो आज का जो वीडियो होगा, इसमें हम बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे। आज का जो वीडियो है महासंग्राम रिवीजन क्लास है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि जो रिवीजन क्लास होती है और महासंग्राम रिवीजन क्लास, उसमें संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस और आंसर्स जो होते हैं उन पर चर्चा की जाती है, और क्वेश्चंस लिखे होते हैं और आंसर भी आपको इसी स्क्रीन पर आपको दिखेंगे लिखे हुए, ठीक है। तो उन पर चर्चा करेंगे। यानी अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप पेपर अच्छा करके आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, उनके उत्तर को आप कैसे लिखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर के, वो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं? आपको बता दूं, हिंदी में पेपर को क्या बोलते हैं? हिंदी में पेपर का आपके नाम है तुलनात्मक सरकार और राजनीति, ठीक है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसको आप ब्रिटेन और ये सब बोलते हैं। ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम थोड़ा अलग होता है, चूंकि इन देशों का समूह है यूके यूएसए। तो यूके में 3-4 देश शामिल हैं, ठीक है। जैसे 4 देश हो गए, जैसे एक इंग्लैंड हो गया, एक आयरलैंड है, एक उत्तरी आयरलैंड है, एक वेल्स है। तो ये 4 देश मिलकर के यूके का निर्माण करते हैं। और उत्तरी आयरलैंड और वेल्स और इंग्लैंड मिलकर के निर्माण करते किसका? ये निर्माण करते भैया ब्रिटेन का, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना होगा कि क्या क्या है। तो यूके माने इंग्लैंड वाला पूरा एरिया, यूएसए मतलब अमेरिका, स्विट्जरलैंड का मतलब आप जानते हैं, स्विट्जरलैंड छोटा सा देश है जो कि एक प्रकार से बड़ा छोटा तो है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, बड़ी जबरदस्त विशेषता होती है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की, समझेंगे उसको। और चाइना जो अपने बगल वाला है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में तो हम उसको पीछे छोड़ ही चुके हैं। चले आगे देखिएगा, तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं? तुलनात्मक राजनीति जो होती है वो विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का, विभिन्न मतलब बहुत सारी शासन व्यवस्थाओं का, शासन व्यवस्थाएं मतलब जो शासन प्रशासन की जो सिस्टम है उसी के बारे में। तो तुलनात्मक जो राजनीति होती है वो तमाम प्रकार की शासन व्यवस्थाओं, तमाम प्रकार की राजनीतिक प्रक्रियाओं और तमाम प्रकार के राजनीतिक व्यवहार का क्या होता है उसमें, तुलनात्मक ढंग से, तुलनात्मक मतलब कंपैरेटिव तरीके से हम लोग उसका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी अध्ययन करते हैं और विश्लेषण करते हैं किसका? तमाम प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का। इसीलिए यहाँ पर हम 4 देशों के संविधान के बारे में, 4 देशों की सरकार के बारे में, तो ये विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हो जाएंगी, विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाएं हो जाएंगी, राजनीतिक व्यवहार हो जाएंगे। इन सभी का हम तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करेंगे। भाई अमेरिका में कैसा है, ये ब्रिटेन में कैसा है, चाइना में कैसा है, स्विट्जरलैंड में वही चीज़ कैसी है। तो इन सभी का हम तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करेंगे और विश्लेषण करेंगे। यही होता है तुलनात्मक राजनीति, ठीक है। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न शासन व्यवस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं व राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन व विश्लेषण होता है, ठीक है। या दूसरी परिभाषा आप यहीं पर लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शासन व्यवस्थाओं का, बहुत ही जबरदस्त परिभाषा है, दो या दो से अधिक शासन व्यवस्थाओं का, ठीक है, अध्ययन करते हुए जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो परिणाम सामने आते हैं, वही तुलनात्मक अध्ययन होता है। बिल्कुल बहुत ही सरल परिभाषा है, आपसे एग्जाम में पूछेगा, आप बहुत ही आसान तरीके से इस प्रश्न को लिख पाएंगे कि तुलनात्मक जो है राजनीति है क्या। तो तुलनात्मक राजनीति वही है, दो या दो से अधिक शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए जो निष्कर्ष हमको मिलता है, उसी निष्कर्ष को ही या वही तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ा जाए, चले।
दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, तो एक ये कम समय में एक संपूर्ण सिलेबस को जानने का एक तरीका, एक माध्यम और एक रिवीजन के तौर पर एक क्लास आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है उदारवादी लोकतंत्र क्या है। उदारवादी लोकतंत्र, लोकतंत्र तो आप सभी लोग जानते होंगे प्रजातंत्र होता है, ठीक है, यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र होता है, जनता इसमें सर्वोपरि होती है। अब उदारवादी लोकतंत्र क्या है, इसको समझें। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको उदारवाद को जानना होगा कि उदारवाद क्या है। तो उदारवाद से तात्पर्य व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। किसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए भैया? व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, राज्य को सीमित अधिकार दिया जाए, राज्य को इतना अधिकार न दिया जाए कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता इसका हनन कर दें। यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र हो जिस राज्य में, राज्य की कुछ सीमित दायरे हों, सीमित अधिकार हों, व्यक्ति जो कार्य नहीं कर सकते हैं उन्हीं कार्यों को केवल राज्य के द्वारा किया जाए, बाकी जो कार्य व्यक्ति कर ले जा रहे हैं वो कार्य व्यक्तियों पर छोड़ दिए जाएं। जो कार्य व्यक्ति नहीं कर पाते हैं या मनुष्य नहीं करने योग्य हैं उनको राज्य स्वयं करे, ठीक है। राज्य भी एक प्रकार से व्यक्तियों का ही संगठन होता है। उदारवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करती है। उदारवाद क्या है? एक ऐसी सरकार जो सबसे कम शासन करती है, जिसमें जनता को पूरी छूट होती है कि वो जो कार्य कर सकते हैं वो करें, मतलब कि और ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में जनता ही कार्य करे, सरकारें कम काम करें, ठीक है, प्रशासन उसमें दखल अंदाजी ज़्यादा ना करे। मतलब जो सरकार सबसे कम नियमों का निर्माण करती है, सबसे कम नियम जहाँ पर होते हैं वहाँ पर उदारवाद सबसे अधिक होता है, ठीक है। बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना का दायित्व मात्र राज्य का होता है इस मतलब उदारवादी राज्यों में। बाकी से सारा का सारा काम जो होता है व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। मुश्किल से ऐसे काम जो कि व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति या पर्टिकुलर या व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं कर सकते, जैसे कि अब रक्षा करना या देश की रक्षा करना बाहरी आक्रमण से, ये देश करेगी, देश की सेना करेगी, व्यक्ति नहीं करेंगे। और शांति व्यवस्था बनाए रखना, इस पर भी सरकारें ही नियम बनाएगी, बाकी जो नियम कायदे होंगे वो व्यक्ति स्वयं बना करके अपना काम कर लेंगे। वही होता है उदार लोकतंत्र, ठीक है। तो एक होता है लोकतंत्र, एक होता है उदार लोकतंत्र। तो उदार लोकतंत्र कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें राज्य का बहुत कम हस्तक्षेप होता है, जनता का बहुत ज़्यादा होता है, राज्य के कुछ सीमित दायरे होते हैं, उन्हीं सीमित दायरों में रह करके वो कुछ सीमित नियम बनाते हैं और उन्हीं नियमों पर अपना काम करते हैं राज्य। बाकी जनता जो होती है पूर्णतः स्वतंत्र होती है, वो अपने हिसाब से अपना काम करती है। ये होता है उदार लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता स्वतंत्र जरूर होती है, समानता भी होती है, लेकिन इतना ज़्यादा स्वतंत्र नहीं होती है कि वो राज्य से भी बढ़कर हो जाए। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, बहुत ही बारीकी के साथ मैं बता रहा हूं, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, चिंता ना करें बिल्कुल भी। अगला प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार, इन दोनों में क्या अंतर है। तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, बताएं। तो तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का, किसका, बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किस में किया जाता है? पॉलिटिकल सिस्टम्स का अध्ययन किया जाता है तुलनात्मक राजनीति में। और इसमें सरकारों एवं राजकीय संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के साथ ही उन प्रभावों तथा प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है जिसमें सरकारों का व्यवहार बदला रहता है। तो ये भी हो गया तुलनात्मक राजनीति में। जबकि तुलनात्मक सरकारों में जानते हैं क्या होता है, सरकारों के क्या कार्य होते हैं और सरकार कैसा व्यवहार करती है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो जहाँ पर तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, राजकीय संस्थाओं का और सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उन पर सरकारों पर और संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है इन नियमों का, इन व्यवस्थाओं का, उसका अध्ययन किया जाता है। जबकि तुलनात्मक सरकार में सरकार कौन से कामों को कर रही है, कौन से कार्य कर रही है, उसका बिहेवियर कैसा सरकार का, उसकी विचारधारा कैसी है, इस प्रकार क्या होता है, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बड़ा होता है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत यूं कहें तो तुलनात्मक सरकार जो होती है वो एक इकाई के रूप में काम करती है, यानी तुलनात्मक राजनीति एक व्यापक धरातल पर काम करती है, जबकि तुलनात्मक सरकार जो होती है वो एक इकाई के रूप में तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत काम करती है। बिल्कुल समझ में आ गया। तो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र विस्तृत है यानी बड़ा है, जबकि तुलनात्मक सरकार का क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है। तो ये रही दोनों में अंतर, बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, चले चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं बताएं। ब्रिटिश माने ब्रिटेन का संविधान, यानी जिसको आप यूके बोलते हैं वही।
ब्रिटिश संविधान की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन का संविधान सबसे पहले बात जानिए कि लिखित नहीं है। मतलब जैसे अपने भारत में क्या है, संविधान का एक पुस्तक है, उसमें 395 अनुच्छेद लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें 12 अनुसूचियां हैं, उसमें जो है 22 भाग पहले थे, अब लगभग 24 या 25 भाग हो चुके हैं, ठीक है, एक भाग कमी हुई, पहले 25 भाग हो गए थे, फिर एक भाग कम हुआ तो 24 भाग बचे। तो इस तरीके से आपने देखा, पहले 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। पहले 395 अनुच्छेद थे, आज भी 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन इसमें लगभग 100 से अधिक बार संविधान में संशोधन हुआ, तो लगभग 450 से मतलब प्लस में ही संविधान मतलब संविधान में अनुच्छेद इस समय है। लेकिन अब उसमें जैसे कि पहला संविधान हो गया, दूसरा अनुच्छेद हो गया, तो इसे मान लेते हैं दूसरे में परिवर्तन हुआ, दूसरे का का जोड़ दिया गया, खा जोड़ दिया गया, तो इस प्रकार से का खा को मिलाएंगे तो 400 प्लस में जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो है 395 वास्तविक रूप से देखिए मूलतः तो आज भी उतने ही हैं, लेकिन उन्हीं में परिवर्तन करके उनकी संख्या में बढ़ोतरी जरूर हुई है। तो अपने भारतीय संविधान का जैसे एक किताब होती है, ऐसे ब्रिटेन के संविधान में कोई किताब नहीं होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसका विकास हुआ है। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस तरीके से हैं, कौन कौन सी विशेषताएं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहली विशेषता ब्रिटेन के संविधान की या इंग्लैंड के संविधान की ये है कि विकसित है। विकसित मतलब जैसे कि लगातार जैसे से कुछ काम आता है फिर उसी हिसाब से नियम बनता चला जाता है। तो एक तो विकसित संविधान है और दूसरा अलिखित संविधान है, मतलब कि लिखा हुआ नहीं है। दूसरा बात, लचीला है और परिवर्तनशीलता इसमें विद्यमान रहती है। इससे कोई काम हुआ या कोई घटना घटित हो गई, अब लगता है कि संविधान में परिवर्तन करना, तुरंत परिवर्तन हो जाता है। और लचीलापन मतलब ये है कि परिवर्तन जो होता है बहुत सरल तरीके से हो जाता है, क्योंकि कोई लिखा पढ़ा काम है नहीं, तो उसमें संशोधन बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी हो जाता है। तो लचीलापन भी है, परिवर्तनशीलता भी यहाँ के संविधान में। तीसरी बात है, अभिसमयों पर आधारित है। अभिसमय का मतलब क्या होता है कि जैसे समय के साथ साथ जो कुछ घटनाएं होती हैं, उन्हीं घटनाओं में जो नियम कायदे बनाए जाते हैं, वही नियम कायदे जो होते हैं वो अनुच्छेद के रूप में काम करते हैं, ठीक है। यानी जैसे जैसे चीज़ें होती हैं वैसे वैसे ये चीज़ें मतलब संविधान में इंक्लूड होती जाती हैं कि भाई अब ये भी संविधान का एक दायरा या अंग हो गया। क्लियर? आगे देखें, उसी को अभिसमय कहते हैं। चौथा प्रश्न, एकात्मक शासन है यहाँ पर। पांचवा विशेषता है, संसद की संप्रभुता होती है। संसद समझ ही रहे होंगे, जहाँ पर सांसद लोग बैठते हैं वही संसद होती है। संसद में राज्यसभा लोकसभा ऐसे भारत में वैसे वहाँ पर भी हैं। छठी बात है, संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान में है। इसके अलावा विवेक और संयोग की संतान कहा जाता है ब्रिटेन के संविधान को। इसके अलावा सिद्धांत और व्यवहार में अंतर भी यहाँ पर, एक तो सिद्धांतिक बातें कुछ हैं और कुछ व्यवहारिक बातें यहाँ के संविधान में आपको दिखेंगी। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर भी बताता है संविधान। इसके अलावा लोकतंत्रात्मक शासन है, यहाँ पर प्रजातंत्र है, यानी कि जो है जैसे भारत में शासन है जनतंत्र, वैसे वहाँ पर भी है लोकतंत्र, ठीक है। मतलब जनतंत्र लोकतंत्र एक ही बात है। अगला है आपका, अगली विशेषता है ब्रिटेन के संविधान की, राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब ये, जैसे अपने यहाँ जो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति, वो उसका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जबकि जो इंग्लैंड का संविधान, मतलब इंग्लैंड का जो राष्ट्रपति होता है या राज्य का जो मुखिया होता है, उसका चुनाव नहीं होता है, वो वंशानुगत होता है। वहाँ के राजा के पुत्र जो होते हैं वो एक प्रकार से राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। वैसे नाम मात्र के ही मुखिया होते हैं, बाकी नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति की भूमिका है, वैसे वहाँ पर राजा या ब्रिटिश क्राउन जिसको बोलते हैं उसकी भूमिका है। क्राउन माने मुकुट होता है, तो जिसके सर पर मुकुट होता है वही जो है राजा होता है, और वो राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाता है, जैसे भारत में है। क्लियर? तो भारत में राज्य का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। लेकिन वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ऐसे वहाँ पर ब्रिटेन में राज्य का मुखिया एक प्रकार से वंशानुगत होता है, राजा का पुत्र होता है, लेकिन जो वास्तविक होता है प्रधानमंत्री ही होता है। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, विधि का शासन। विधि माने होता है कानून, तो वहां पर कानून का शासन है, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान की विशेषता ये है। 12वीं विशेषता है, द्विदलीय से बहुदलीय की ओर ये बढ़ रहा है लगातार। तो इस तरीके से ये ब्रिटिश संविधान की कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताई। आपके समझ में निश्चित तौर पर आ गया होगा कि ब्रिटेन के संविधान में क्या क्या चीजें हैं। आगे समझिए। पांचवा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व। ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व की अगर बात करें, मतलब इसका संविधान क्या है, कैसे क्या चीजें हैं इसमें। टॉमस बेन और डी टाकबिले का कहना है कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है। ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है। किसने कहा? टॉमस बेन और डी टाकबिले ने कहा, क्योंकि वहां पर
नियमों को लेखबद्ध नहीं किया था, मतलब कि नियमों को लिखा नहीं जाता है। कहाँ पर? ब्रिटेन ब्रिटेन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में संविधान है, मतलब लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रिटेन में संविधान है। इस संबंध में निम्न तर्क दिए हैं, मतलब कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, ऐसी कोई धारणा नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है, कई सारी तर्क उन्होंने दिए हैं उसके ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को लेकर के, कि ब्रिटेन में संविधान है, ब्रिटेन में संविधान है। इस संबंध में उन्होंने तर्क भी दिए हैं। कौन से तर्क हैं? जैसे कि लिखित और अलिखित का भेद दिया। चूंकि एक संविधान लिखित होता है, एक संविधान अलिखित होता है, तो ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है लेकिन अलिखित संविधान है। ठीक है। इसके अलावा संविधान के कुछ अंश लिखित भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। इस दृष्टि से ब्रिटेन में संविधान है। तीसरी बात, ब्रिटिश संविधान सिद्धांत में लचीला है, व्यवहार में नहीं। मतलब व्यवहार में लचीला नहीं है, सिद्धांतों में लचीला। सिद्धांत तो बदल जाते हैं लेकिन जो व्यवहार में चीजें चल रही हैं उसको बदलने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है। तो व्यवहारिक मामलों में वो लचीलापन नहीं रखता है ब्रिटेन का संविधान, बल्कि लचीलापन रखता है केवल सिद्धांतिक मामलों में। इसके अलावा ब्रिटिश संविधान में आधारभूत नियम भी हैं। कुछ आधारभूत नियम है, जिन्हीं आधारभूत नियमों का पालन करके आगे के नियम कायदे जो होते हैं किसी मुद्दों पर जब कोई सिचुएशन आती तो बना दिए जाते हैं। तो ये है, यानी इसका मतलब ब्रिटेन में केवल इनके टॉमस बेन और डी टाकविले के कहने से हम ये नहीं मान लेंगे कि ब्रिटेन में संविधान है ही नहीं। ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है और आज भी विद्यमान है। ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया था कि भाई है कि नहीं है, वही अस्तित्व पूछा गया था इसके बारे में। आगे देखें, छठा क्वेश्चन से, ब्रिटेन में राजा की क्या स्थिति होती है? तो ब्रिटेन में राजा का राज्य, मतलब राजा जो होता है राज्य का प्रमुख होता है। जैसे मैंने आपको बताया, राजा जैसे कि भारत में राष्ट्रपति की जो स्थिति होती है वही स्थिति वहाँ के राजा की होती है। मंत्रिमंडल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून का मतलब कानून का रूप उस समय तक धारण नहीं कर सकता जब तक उस पर राजा का हस्ताक्षर ना हो। जैसे भारत में क्या होता है कि संसद में और लोग, मतलब संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से जब कोई कानून पारित होता है उसके बाद में किसका सिग्नेचर होता है? राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी जो है, कहाँ पर? ब्रिटेन में, यानी कि इंग्लैंड में, या जो ब्रिटेन या यूके का संविधान है वहाँ पर क्या होता है? राष्ट्रपति के रूप में, चूंकि वहाँ का राजा होता है तो राजा का उस पर क्या होता है? सिग्नेचर होता है, तभी वो कानून जो है बनता है, कानून मान्य होता है। लेकिन क्या हो गया है, लेकिन जब हस्ताक्षर की बात अगर करें तो हस्ताक्षर करेगा तभी कानून पास होगा। लेकिन अब यह औपचारिक मात्र बन करके रह गया। औपचारिक मतलब कि बस केवल इसको नाम मात्र के लिए साइन करवाया जाता है, बाकी कोई वो नहीं है। ठीक है। केवल नाम मात्र के लिए साइन करवाया जाता है, और कोई ये नहीं कि भाई अगर राजा चाहे कि साइन ना करें तो कानून ही नहीं बनेगा, कानून बन जाएगा। क्योंकि राजा मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार ही कार्य करता है। मंत्रिमंडल जो कहेगा राजा को वही करना है, जो बात मोदी कहेंगे वही राष्ट्रपति को करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्योंकि मोदी जो होता है वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया है, मतलब जो नरेंद्र मोदी जी है माननीय श्री, तो वो क्या है? वो कार्यपालिका, मतलब कि एक प्रकार से वो पूरे भारत के क्या है? मुखिया है। अब मोदी जी मुखिया हैं। अब क्या होता है कि वो जो कहेंगे राष्ट्रपति को सिग्नेचर उस पर करना है। क्योंकि जो बहुमत दल के नेता हैं मोदी जी, तो भाई वो उन्हीं का पूरा बोलबाला है ना, वही जो कहेंगे वही नियम बनेगा, वही कानून बनेगा। तो क्या होगा कि भाई ये जो होंगे, क्या नाम है, ऐसे ही ब्रिटेन में क्या है कि जो राजा होता है वो मात्र नाम मात्र का केवल राजा होता है, उसको सिग्नेचर करना ही पड़ता है और वो करता भी है। मतलब कि वो, मतलब मंत्रिमंडल जो होता है उसके कहने के अनुसार ही काम करता है। इसीलिए अब ब्रिटेन के संदर्भ में कहा जाने लगा है कि राजा जो होता है राज्य करता है, शासन नहीं करता है। राजा राज्य करता है लेकिन शासन नहीं करता है। ये बात ब्रिटेन के संविधान के लिए कही जाती है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कहें कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य करता है, शासन नहीं करता। भारत में शासन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कानून, संसद और मंत्रिमंडल राजा के नाम पर ही बना होता है। राजा की शक्ति अब शून्य हो गई है। केवल वह राज्य का प्रमुख होने के नाते मंत्रिमंडल के निर्णयों पर अपनी सहमति देता है। बाकी उसकी कोई वो नहीं होती है कि भाई वो किसी विधेयक को रोक पाए या किसी चीज को, मतलब वो रोक पाए। हालांकि उससे ज्यादा तो राष्ट्रपति के भारत में स्थिति है ठीक ठाक। आगे देखिए, 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं बताएं। संसदीय शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं भाई? संसदात्मक शासन वह शासन है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए प्रत्यक्ष और वैधानिक रूप से निम्न सदन और अंतिम रूप से मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न सदन होता है लोकसभा आपकी, जैसे भारत में लोकसभा होती है, यानी कि ऐसा सदन
जिसमें लोग जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं और प्रत्येक 5 या 4 साल पर वो भंग हो जाती है। उसको बोलते हैं निम्न सदन। उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को, जो कभी भंग नहीं होती है, जो हमेशा कार्यरत रहती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। तो ब्रिटेन के संविधान की संसदात्मक शासन व्यवस्था है वही भारतीय संविधान की भी है, ठीक है। जबकि नाम मात्र का अध्यक्ष अनुत्तरदायी की स्थिति में होता है, और इस प्रकार संसदात्मक शासन की कई सारी विशेषताएं हैं, वही विशेषताएं पूछी गई हैं। सबसे पहली बात विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की ये होती है, संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका दो भागों में बटी हुई होती है। एक होती है राज्यसभा, ठीक है, और एक होती है लोकसभा, ठीक है। अब लोकसभा जो होती है वो निम्न सदन होती है, राज्यसभा जो होती है उच्च सदन होती है। लोकसभा प्रथम सदन होती है, राज्यसभा द्वितीय सदन होती है। लोकसभा में जिन सांसदों को हम और आप चुनते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, जिनको हम और आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं। लेकिन राज्यसभा के सांसदों का भी चुनाव ही होता है, ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप से हम और आप उन्हीं को मतलब वोट देते हैं तभी वो बनते हैं, क्योंकि हम हमारे चुने गए प्रतिनिधि उनको सांसद बनाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने जाना कि भाई कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका को दो भागों में विभक्त होती है। राज्य के अध्यक्ष के द्वारा सरकार के अध्ययन की नियुक्ति एक प्रकार से होती है। राज्य के अध्यक्ष के द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इसी के द्वारा सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रश्न पूछा आता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो राज्य का अध्यक्ष होता है, राज्य का मुखिया होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक शासन की विशेषता की अगर बात करें तो ये विशेषता उसकी ये तीसरी विशेषता कि राज्य का अध्यक्ष जो होता है, राज्य का अध्यक्ष मतलब सरकार का अध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रिमंडल की रचना करता है। प्रधानमंत्री बनाता है कि भाई आप फला क्षेत्र के मंत्री आप हो, फला क्षेत्र के मंत्री आप हो, फला क्षेत्र के मंत्री आप हो। कोई रेल मंत्री, कोई विदेश मंत्री, कोई खाद्य एवं कृषि मंत्री हो गया, कोई जो है अलग अलग तरीके, कोई शिक्षा मंत्री हो गया। तो इस तरीके से मंत्री मंडल का निर्माण होता है। चौथी विशेषता ये है कि मंत्रीगण प्रायः संसद के सदस्य होते हैं, मतलब कि जो सांसद चुन करके जाते हैं लोकसभा वाले, उन्हीं लोकसभा के सांसदों को, ठीक है, उनको मंत्री परिषद में मतलब कि मंत्रिमंडल में शामिल करा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मंत्रीगण हो सकते हैं। संसद जो होते हैं वहाँ संसद के सदस्य जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आते हैं। तो अपनी पार्टी के, उन्हीं पार्टी के मतलब कि जो पार्टी जीती हुई होती बहुमत में होती है, उसी बहुमत की पार्टी के जो सांसद होते हैं उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है। पांचवा होता है जो विशेषता है वो ये है कि कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका मतलब संसद, ठीक है। विधायिका को बोलते हैं संसद, यानी कानून को बनाने वाली। कार्यपालिका जो होती है जो एक प्रकार से ये सारा काम काज लागू करवाती है। तो कार्यपालिका जो होती है वो एक प्रकार से जो संसद के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं कार्यपालिका उसको लागू करवाती है, और अगर उस नियमों में कोई विवाद होता है तो उसको न्यायपालिका सुलझाती है, ठीक है। तो कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका जो कहती है कार्यपालिका के लोग वही करते हैं। कार्यपालिका में जैसे सरकारी कर्मचारी जितने भी या अधिकारी लोग होते हैं वो सब आ जाते हैं। छठा प्रश्न आप देखेंगे, सरकार का अध्यक्ष, राज्य सरकार का अध्यक्ष कौन है? एक बार फिर समझे, सरकार का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, राज्य का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो सरकार का अध्यक्ष राज्य के अध्यक्ष को निम्न सदन भंग करने की सलाह भी दे सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। निम्न सदन का मतलब क्या होता है? लोकसभा। निम्न सदन का मतलब क्या होता है? लोकसभा, यानी जहाँ का सांसद हम लोग चुन करके भेजते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें आपको विशेषताएं संसदात्मक शासन व्यवस्था की। सातवीं विशेषता यह है कि कार्यपालिका अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती। कार्यपालिका क्या होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि कार्यपालिका के लोग ही जनता तक पहुंचते हैं। आगे देखिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने संसदात्मक शासन व्यवस्था के बारे में जाना। अब संसदीय शासन व्यवस्था है कहाँ कहाँ पर, तो सबसे पहले जाने कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, और वहीं के देश के संविधान से हमने लिया है ये चीज, ठीक है। आगे बढ़िएगा। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजा राज्य करता है शासन नहीं करता है, स्पष्ट करें। और ये बात ब्रिटेन के संविधान के परिप्रेक्ष्य में कही गई है। तो ब्रिटिश राजा राज्य करता है शासन नहीं करता है। राजा का महत्व आज भी प्राचीन काल की तरह ही है, लेकिन वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग अब वह नहीं कर सकता है। लोकतंत्र के विकास के फलस्वरूप राजा आज केवल नाम मात्र का ही शासन प्रमुख बन करके बैठा है। उसकी सभी शक्तियां राजमुकुट के हाथ में चली गई हैं। व्यक्तिगत रूप से राजा मुकुट मतलब कि राजा राजमुकुट की किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता बिना राजमुकुट के।
और इसका प्रयोग उत्तरदायी मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राजा के हाथ में शासन की कोई शक्ति नहीं है, अर्थात राजा राज्य करता है, शासन नहीं करता है। जो ब्रिटेन का जो राजा होता है वो मात्र कुर्सी पर बैठता है और उसको सिग्नेचर केवल करना होता है, बाकी किसी मामलों को लेकर के न तो रोक सकता है न टोक सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता है। तो राजा केवल राज्य करता है, बैठा रहता है कि भाई नाम मात्र का राजा है, बाकी उसको कुछ करना नहीं होता है या कुछ हस्तक्षेप भी नहीं कर पाता है। वो शासन के मामलों में कुछ हस्तक्षेप वो नहीं कर पाता है, बस केवल राज्य करता है। राज्य करने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि केवल नाम मात्र का मुखिया, जैसे अपने यहाँ पर राष्ट्रपति का काम होता है, सेम वैसे, उससे भी थोड़ा आप कम ही मान लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। अब प्रश्न उठता है भाई कि राज मतलब कि क्राउन क्या है, राज मुकुट क्या है। क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, बड़ा नाम आप लोगों ने सुना होगा ब्रिटिश क्राउन का। एक मुकुट होता है, राज मुकुट वहाँ का है, ब्रिटिश ताज, ठीक है। तो क्राउन जो होता है राजसत्ता का प्रतीक चिन्ह है, जिसे राजपद पर आसीन होने के बाद राजा लोग जो होते हैं अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यानी कि जो हमारे राजा, हमारे भगवान श्री रामचंद्र का राज मुकुट, दशरथ जी का राज मुकुट जो पहनते थे, तो मतलब वही राज मुकुट जो राजा अपने सर पर लगाते थे, तो वही राज मुकुट होता है। प्राचीन समय में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय तक राजा राजमुकुट में कोई मतलब कि राजा और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि सभी शक्तियां जो होती थी, शक्तियों का केंद्र बिंदु राजा ही था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय शक्तियों को लेकर के मंत्रिमंडल से संघर्ष शुरू हो गया और इस संघर्ष में सभी शक्तियां राजा के हाथ से निकल करके मंत्रिमंडल के पास चली जाती हैं और मंत्रिमंडल अब राजा के नाम पर कानून बनाने लगी है। वर्तमान में मंत्रिमंडल से तात्पर्य राजा, मंत्रिमंडल, संसद और समस्त प्रशासनिक अधिकारियों से होता है। तो अब राजा मतलब कि जो मंत्रिमंडल है वही शासन करता है। अब जो है एक प्रकार से जो राजा के हाथों में सारी शक्तियां नहीं रह गई हैं, इसीलिए अब केवल वो नाम मात्र का है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो ब्रिटिश क्राउन वही है, ठीक है। राजा और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था, लेकिन अब क्या होगा, राजा जो है वैसे नाम मात्र का है, राजमुकुट अब सारा काम करता है। राजमुकुट किसके सर पर है, अब राजमुकुट जो है मंत्रिमंडल के पास है। जैसे जो है राजा दशरथ का मुकुट किसके पास था, वो जो है वानर राज बाली जो था उसके पास था, और इसीलिए जब वो देवासुर संग्राम से लौट रहे थे, जो 2 बार कैकेयी ने मांगा था, तो जब वहां से वो लौट रहे थे राजा दशरथ, तो क्या हुआ था कि भाई उनका जो है वो किष्किंधा नगरी से आ रहे थे इधर लौट करके अपने राजा मतलब राज्य के दरबार में, राजा दशरथ। तो रास्ते में बाली मिला, कहा कि भैया तो युद्ध करो या फिर जो है, तो युद्ध करने के लिए ललकारा जब बाली ने, तो भाई राजा दशरथ थके हारे थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई युद्ध नहीं करेंगे, तुम धन मता ले लो और चले आना राज्य में, कुछ जो कुछ लेना ले लेना। तो बाली ने कहा ना कि नहीं नहीं नहीं, युद्ध करो या फिर आप जो है ये सुंदर स्त्री जो है उसको दो, यानी कैकेयी माता को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कैकेयी को भी नहीं दूंगा। उसके बाद में फिर उसने कहा कि अच्छा तो ये चमचमाता जो राज मुकुट है उसको दे दो, चूंकि वो मुकुट जो था वो एक प्रकार से राजा दशरथ का बड़ा भव्य मुकुट था, तो उसको ले लिया था राजा बाली ने। तो इसीलिए भगवान राम जब जाते हैं वहां पर, जब जंगल जाते हैं तो उसके कई कारण होते हैं, एक कारण से वो जंगल नहीं जाते। तो राजमुकुट, चूंकि कैकेयी को ये बात पता थी कि राजमुकुट जो है वो वहीं पर है, इसीलिए कैकेयी ने राम जी को वन के लिए भेजा, इतना षड्यंत्र रचा, ठीक है। आज कैकेयी को लोग बुरा भला कहते हैं कि भगवान राम को वन भेजा, वो पूरी की पूरी माया थी, ठीक है। लक्ष्मणहु या मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा विधि नाना, मतलब कि जो भगवान काम करते हैं, भगवान जो कुछ करते हैं, माया रचते हैं, उसको कोई नहीं जान पाता है, ठीक है। तो कई कारण होते हैं, तो यही चीज होती है, मुकुट के बिना आपकी सत्ता एकदम से बेकार होती है, और यही चीज यहाँ पर है ब्रिटेन में। आगे देखिएगा, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रिटिश संसद का गठन बताएं। ब्रिटिश संसद के गठन के बारे में कुछ बताएं। तो ब्रिटेन में संसद के 2 सदन है, एक तो है लोक सदन यानी कॉमन सभा, अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स, एक होती लॉर्ड सभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, यानी एक होती कॉमन सभा, ठीक है, और एक होती है हाउस ऑफ कॉमन्स। लोक सदन संसद का प्रथम सदन है और निम्न सदन है, यानी कि जैसे भारत में लोकसभा है वैसे लोक सदन इंग्लैंड में होता है। चूंकि प्रथम सदन इसलिए है चूंकि ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यहाँ पर डायरेक्ट पहुंचते हैं। निम्न सदन इसलिए कि चूंकि ये प्रत्येक 5 साल पर भंग हो जाती है। इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोक सदन में होते हैं। इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। संपूर्ण ब्रिटेन को एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर विभाजित कर दिया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को अधिक मत मिलता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लोक सदन की संख्या मतलब सदस्य संख्या ब्रिटेन की लगभग 650 है। 650 सांसद जो है वहाँ के संसद में यानी लोक सदन में बैठते हैं। लॉर्ड सभा जो है वहाँ की संसद का द्वितीय सदन है
और उच्च सदन है। उच्च सदन इसलिए चूंकि ये कभी भंग नहीं होती है। इसे कुलीन तंत्रीय संस्था भी कहा जाता है वहाँ पर। इसकी सदस्य संख्या लगभग 800 से अधिक है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, पूर्व लोक सदन का जो स्पीकर है, लोकसभा का स्पीकर जो होता है पूर्व, वो शामिल होता है। सेवानिवृत्त सेनापति जो होते हैं वो शामिल होते हैं। पूर्व न्यायाधीश, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र से जो तमाम प्रकार के लोग होते हैं उनको वहाँ पर शामिल किया जाता है, उनका चयन होता है। और इसके सदस्य 5 क्षेत्रों से आते हैं। 5 क्षेत्रों से कौन कौन से क्षेत्र हैं? जहाँ से लॉर्ड सभा के सदस्य, सांसद, जो मतलब जो राज्यसभा जैसे भारत में होती है वैसे वहाँ पर ब्रिटेन में लॉर्ड सभा होती है। और जैसे कि ब्रिटेन का जो संसदीय व्यवस्था है वैसे भारत की संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, तो 5 क्षेत्रों से जो लॉर्ड सभा के सांसद होते हैं वो वहाँ पर चुने जाते हैं। पहला तो राजवंश के कुछ राजकुमार जो होते हैं वो राज्यसभा के सांसद होते हैं। दूसरे स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पीयर। स्कॉटलैंड भी एक प्रकार से ब्रिटेन का एक अंग है। ब्रिटेन में आपको बता दूं यूके में जो है स्कॉटलैंड भी शामिल हो जाता है। स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स और इंग्लैंड, ये 4 देश शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जबकि यूके में मतलब उसमें आप देखते हैं उसमें मतलब स्कॉटलैंड हट जाता है। ठीक है, और उत्तरी आयरलैंड हट जाता है, तो ऐसे वो बनता है। तो स्कॉटलैंड के जो प्रतिनिधि पीयर होते हैं वो एक प्रकार से राज्यसभा के या लॉर्ड सभा के सदस्य मतलब कि सांसद सदस्य होते हैं। इसके अलावा आजीवन पीयर जो होते हैं वो भी कानून के जो लॉर्ड या कानून के जो देवता होते हैं, कानून के जानकार जो होते हैं, वो जो आध्यात्मिक लॉर्ड यानी आध्यात्मिक तरीके से जो उच्च पद पर होते हैं वो एक प्रकार से लॉर्ड सभा के सदस्य माने जाते हैं। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों से, इन 5 क्षेत्रों से कई सारे व्यक्ति जो है वो सांसद बनते हैं यहाँ पर लॉर्ड सभा में, जो कि संसद का द्वितीय सदन है और उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। ओके, आगे देखिएगा। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था। दलीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जैसे कि कई दल होते नहीं, तो ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था का क्या मतलब है? तो ब्रिटेन को द्विदलीय व्यवस्था का एक उत्तम नमूना या एक प्रकार से एक नमूना मतलब क्या समझ रहे हैं ना, सैंपल माना जाता है कि भाई ब्रिटेन में मतलब कि दलीय व्यवस्था है और ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। लेकिन 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था का विकास धीरे धीरे हो रहा है। अब समय समय पर एक दलीय सरकार के स्थान पर बहुदलीय सरकारें कायम हो रही हैं, जिसे संविध सरकार भी कहा जाता है। वर्तमान समय में ब्रिटेन में संविध सरकार है जिसका नेतृत्व अनुदारवादी दल अर्थात कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो कर रही है। राजनीतिक दलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जैनिंग एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से प्रारंभ होता है और राजनीतिक दलों से ही समाप्त होता है। तो ब्रिटिश शासन कहाँ शुरू होता है भैया? राजनीतिक दलों से शुरू होकर के राजनीतिक दलों पर ही समाप्त हो जाता है। यहाँ पर राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। तो राजनीतिक जो या पॉलिटिकल जो पार्टी होती है वही लोकतंत्र की जननी होती है, यानी माता होती है, ऐसा ये ब्रिटेन में कहावत है, कहा जाता है। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली बात, ब्रिटेन की जो राजनीतिक दल हैं वो अब द्विदलीय पहले था, अब बहुदलीय व्यवस्था की ओर ये लगातार बढ़ रहा है, ये विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि राजनीतिक दलों का सुदृढ़ संगठन है, मतलब कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से संगठित होते हैं। इसके अलावा कठोर दलीय अनुशासन है वहाँ पर। इसके अलावा शक्तिशाली नेतृत्व भी वहाँ पर लोग करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो राजनीतिक दलों की सक्रियता जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, हमेशा एक्टिव रहता है राजनीतिक दल। ठीक है, इसके अलावा वर्गीय भावना भी वहाँ पर विद्यमान है, जो एक वर्ग जैसे कि उस वहाँ पर वर्गीय व्यवस्था, जैसे अपने यहाँ पर जो जाति व्यवस्था चलती है वैसे वहाँ पर ब्रिटेन में वर्गीय व्यवस्था चलती है। ठीक है, इसके अलावा 7वीं विशेषता एक दलीय और संयुक्त मंत्रिमंडल होता है। इसके अलावा विपक्ष की रचनात्मक भूमिका यहाँ पर बड़ी जबरदस्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है आपका ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था के कुछ विशेषताएं और ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था के बारे में कुछ बातें। तो यहाँ पर अब द्विदलीय पहली व्यवस्था थी, अब आजकल बहुदलीय व्यवस्था की ओर ये ब्रिटेन लगातार बढ़ रहा है। आगे देखेंगे 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रिटेन में सिद्धांत एवं व्यवहार में क्या अंतर होता है? ब्रिटेन में सिद्धांत और व्यवहार एक विशेषता मैंने आपको बताई थी शुरुआत में ही, वो क्या है? तो ब्रिटिश संविधान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में भारी अंतर पाया जाता है। और इस संबंध में कलिन मुनरो जो है उनका कथन है, मुनरो जी का। मुनरो कहते हैं कि ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वैसा नहीं है, जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है। ये मुनरो का कथन है, बड़ा फेमस कथन है। क्या कहा? कि ब्रिटिश शासन में जो हमको दिखाई देता है वो है नहीं या वैसा है नहीं, और जैसा हम मतलब जैसा है वैसा हम दिखाई मतलब वैसा हम देख नहीं पाते या हमको दिखाई नहीं देता।
इस अंतर के कारण आग महोदय ने कहा कि सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है, पर उसका मतलब उसका रूप संवैधानिक राजतंत्र है और वस्तुतः लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ब्रिटेन का संविधान या ब्रिटेन जो है लोकतांत्रिक गणराज्य है, संवैधानिक राजतंत्र है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ब्रिटेन में सिद्धांत और व्यवहार, इन दोनों में ये कई तरीके से आप यहाँ पर अंतर देख पाते हैं, और इस अंतर के कारण जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ शासन में होता है वो हमको दिखाई नहीं देता है, जब मतलब कि वैसा होता नहीं, जो शासन में दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है मतलब कि जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है। तो कई प्रकार का उसमें मतभ्रम है। तो कुल मिलाकर के आग महोदय कहते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है, पर उसका स्वरूप जो है वो सीमित संवैधानिक राजतंत्र के रूप में हमारे समक्ष आता है, मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अभिसमय क्या है। अभिसमय भी एक विशेषता है, चूंकि ब्रिटेन का संविधान अभिसमयों पर आधारित है। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने आपको बताया था ब्रिटेन संविधान की विशेषता में अभिसमय जो होता है वे रीति रिवाज या परंपराएं होती हैं जिसके आधार पर शासन के विभिन्न अंग अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। मतलब कोई रीति रिवाज परंपरा जो पहले से चली आ रही हैं, और उन्हीं पर एक प्रकार से कोई नियम कायदे जो होते हैं बनते चले जाते हैं। समय समय पर जो कुछ मुद्दे आते हैं तो उन्हीं परंपराओं को ध्यान में रख करके नियम कायदे बनाए जाते हैं। अभिसमय के आधार पर ही ब्रिटेन का संविधान कार्य कर रहा है। जब कोई प्रथा धीरे धीरे अपनी उपयोगिता के आधार पर अस्थायित्व प्राप्त कर लेती है तो वह अभिसमय बन जाती है या अभिसमय कहलाने लगती है। जब कोई परंपरा कठिन मतलब कि कई वर्षों से लगातार वो परंपरा लोग मान रहे हैं और वो एक प्रकार से अब बहुत ज़्यादा मानी जाने लगी है, तो उसी को एक प्रकार से कानून का दर्जा वहाँ पर प्राप्त कर दिया जाता है। अभिसमय आलिखित प्रथाएं होती हैं और परंपराएं होती हैं जिन्हें कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है, और ये अभिसमय शासन के विभिन्न अंग बन जाते हैं धीरे धीरे करके। और कभी भी जब आप अभिसमयों का उल्लंघन करते हैं तो भी आपको दंड मिलता है, और संविधान का एक प्रकार से खिलाफ वाला जो दंड होता है वो मिलता है कि आपने संविधान के खिलाफ काम किया, चूंकि संविधान वो अभिसमयों पर आधारित है यहाँ का। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है विधि का संविधान। विधि माने मतलब विधि का शासन। चूंकि ब्रिटेन के संविधान की विशेषता क्या है, विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब क्या होता है, विधि माने कानून का शासन। विधि के शासन से तात्पर्य होता है कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था विधि के शासन के लिए ही प्रसिद्ध है। मतलब जैसे भारतीय संविधान में आप देखेंगे विधि का शासन रखा गया, अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया, विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी कि कानून के हिसाब से सभी समान है, सभी बराबर है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो ये होता है विधि का शासन, जो कि ब्रिटेन के संविधान की भी एक विशेषता है। 15 क्वेश्चन आप देखेंगे, ब्रिटेन में राजा और राजमुकुट में क्या अंतर होता है। ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। राजा वह व्यक्ति होता है जो एक समय विशेष में राज्य के सर्वोच्च पद अर्थात राजपद पर आसीन होता है। दूसरी ओर राजमुकुट जो होता है राज शक्ति का प्रतीक होता है, जिसे राजा अपने मस्तक पर धारण करता है। राजा और राजमुकुट में कई अंतर हैं, जैसे कि पहला अंतर यह है कि राजा जो होता है एक व्यक्ति होता है, राजमुकुट एक संस्था होती है। राजा अस्थायी होता है, ये बदलता रहता है, लेकिन राजमुकुट अस्थायी होता है। ये अगर कोई राजा ए राजा है तो वो भी वही राजमुकुट पहनेगा, और बी राजा कोई आएगा तो वो भी वही राजमुकुट पहनेगा, सी राजा आएगा तो वो भी वही राजमुकुट पहनेगा। यानी राजमुकुट जो होता है वो संस्था का प्रतीक होता है, वो सत्ता का प्रतीक होता है, अस्थायी होता है, जबकि राजा एक व्यक्ति होता है और अस्थायी होता है, राजा बदलता रहता है। तीसरा अंतर यह है कि राजा जो होता है व्यक्तिगत होता है, जबकि राजमुकुट सामूहिक होता है। राजा जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, राजमुकुट कैसा होता है, सामूहिक होता है, सबका होता है। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। वास्तव में अगर आज देखा जाए तो जिसके सर पर राजमुकुट है, मंत्रिमंडल के सर पर राजमुकुट है आजकल ब्रिटेन में, तो वो शक्तिशाली है सबसे ज़्यादा। और वास्तविक प्रशासन में सम्राट जो है वो क्या है, शक्तिहीन इस समय, चूंकि उसके सर पर राजमुकुट नहीं है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका राजा और राजमुकुट में अंतर। प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो इन प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रिटिश लॉर्ड सभा और एक गौण सदन, बताएं। ब्रिटिश लॉर्ड सभा एक गौण सदन, इसके बारे में बताएं। तो ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है, और संसद की संप्रभुता से तात्पर्य लोक सदन से लगाया जाता है। लोक सदन मतलब जैसे यहाँ पर अपने यहाँ लोकसभा है, वही लोक सदन वहाँ पर। लॉर्ड सभा जो होती है वो राज्यसभा के रूप में है, जैसे भारत में राज्यसभा होती है वैसे लॉर्ड सभा वहाँ की होती है। इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता है लॉर्ड सभा को।
सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो होता है वो लोक सदन के द्वारा ही लिया जाता है, चूंकि लोक सदन के जो सांसद होते हैं जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन करके आते हैं और जनता का ही शासन होता है लोकतंत्र में। तो चूंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वही शासन करते हैं, तो इसीलिए उनका कहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए राज्यसभा को गौण सदन कहा जाता है या माना जाता है। गौण सदन मतलब होता है कि उसको बस केवल वैसे रख लिया जाता है, उसका ज़्यादा महत्व नहीं होता। जितना महत्व होता है मंत्री मंत्री जितना ज़्यादा बनते हैं वो सब लोकसभा के सांसद ही बनते हैं, राज्यसभा से बहुत कम मंत्री बनते हैं, ऐसा बहुत कम देखा गया है। तो राज्यसभा केवल गौण होती है, नाम मात्र के लिए नहीं, लेकिन एक गौण तरीके से काम करती है। गौण मतलब उसका कम योगदान होता है, या ऐसा बोले कि कम अधिकार उनको मिलता है। लोकसभा के सांसदों को ज़्यादा अधिकार है और राज्यसभा के सांसदों को उनसे कम अधिकार होता है ब्रिटेन में। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से आपके। 17 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता के बारे में कुछ बताएं। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता क्या है भाई? तो ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च और संप्रभु है। उसकी सर्वोच्चता और संप्रभुता के निम्न कारण होते हैं। सर्वोच्चता मतलब कि सबसे उच्च है ब्रिटेन की संसद, सबसे मतलब अच्छी है। और इसके अलावा संप्रभुता का मतलब होता है कि सॉवरिन है, मतलब किसी भी दूसरे देश की संसद का उस पर दबाव नहीं है, किसी दूसरे देश की सरकार का दबाव नहीं है, उसको बोलते हैं संप्रभु, सॉवरिन। ठीक है। इसका कारण ये है, मतलब इसका कारण कई है, 3 कारण मुख्य रूप से। पहला कारण है कि संसद जो होती है किसी भी कानून का निर्माण अपने सामान्य बहुमत से कर सकती है। संसद पर किसी का दबाव नहीं होता है। संसद में जो बहुमत होगा उसी बहुमत से निर्णय निकल जाएगा और कोई भी कानून बन जाएगा। दूसरा बात यह है कि किसी भी कानून को वह समाप्त कर सकती है। संसद जो होती है कोई भी कानून जो उसमें ब्रिटेन के संविधान में या ब्रिटेन में चलता है जो भी कानून, उसको बदलने का काम कौन करेगा? संसद ही के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा जो ब्रिटेन की संसद है वो किसी भी कानून में संशोधन भी कर सकती है, बदलाव कर सकती है। तो ये सब काम ब्रिटेन की संसद कर सकती है, इसीलिए वो वहाँ पर सर्वोच्च है। ब्रिटेन में ब्रिटेन की संसद जो है सर्वोच्च है। और ब्रिटेन में संसद जो है वो संप्रभु है। ब्रिटेन में किसी सरकार का या किसी का दबाव जो है संसद पर ज़्यादा नहीं होता है, या ब्रिटिश क्राउन का दबाव उस पर ज़्यादा नहीं होता है। ब्रिटेन की संसद अपने सामान्य बहुमत से कोई भी कार्य कर सकती है, इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ का संविधान जो है लचीला है। भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी। कभी कभी किन्हीं किन्हीं मुद्दों पर संविधान में संशोधन बहुत सरल तरीके से हो जाता है, लेकिन कभी कभी किन्हीं मुद्दों पर संविधान में संशोधन बहुत ही जटिल तरीके से होता है। ठीक है। तो लचीला संविधान है जिसे परिवर्तनशील संविधान कहा जाता है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, इसका तात्पर्य यह है कि लोक सदन जो होता है वो सर्वोच्च है। लोक सदन को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है क्योंकि उसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता जाकर के वोट डालती है और फिर वहाँ के प्रतिनिधि जीतते हैं। जो आपके सांसद होते हैं आपके एरिया के, आपके क्षेत्र के, वही होते हैं लोक सदन के सदस्य। ठीक है। आगे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोत बताएं। स्रोत का मतलब क्या होता है? कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, वही होता है स्रोत। ठीक है। ब्रिटिश संविधान आलिखित है और विकासशील है और उसके निम्न स्रोत माने जाते हैं। कौन कौन से? पहले तो भाई जो ब्रिटेन में रीति रिवाज और जो परंपराएं चलती हैं जो अभिसमय, वही एक प्रकार से आगे चल करके रीति रिवाज परंपराएं अभिसमय का निर्माण कर लेते हैं। और ब्रिटेन का संविधान मैंने आपको बताया था अभिसमयों पर आधारित है। ठीक है। तो पहला स्रोत है कि रीति रिवाज और परंपराओं से यहाँ के नियम कायदे बहुत सारे बने हैं। दूसरी बात, संसदीय कानून जो होता है उसके द्वारा तमाम प्रकार के नियम कायदे बने हैं। इसके अलावा न्यायिक निर्णय जो होता है, यानी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर होता है, उसमें जो निर्णय होता है उन्हीं निर्णय को ध्यान में रख करके वो भी एक कानून के रूप में काम करने लगता है और संविधान के रूप में काम करता है। इसके अलावा महान अधिकार पत्र कोई लिखा गया जिसमें मैग्ना कार्टा हो गया। मैग्ना कार्टा एक प्रकार से आप देखते हैं अधिकारों का एक पत्र होता है, वो अधिकार याचना पत्र हो गया, अधिकार पत्र, ये सब एक प्रकार से वहाँ पर संविधान के स्रोत हैं। यहीं से मतलब ब्रिटेन के संविधान में बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित कर ली गई हैं। और इसके अलावा संविधान पर लिखी गई तमाम प्रकार की पुस्तकें हैं वहाँ पर ब्रिटेन में, उन पुस्तकों में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो संविधान से रिलेटेड है, संविधान पर आधारित हैं। ठीक है। तो इन सभी से चीज़ें ली जाती हैं ब्रिटेन के संविधान में, यही सब ब्रिटेन के संविधान के का स्रोत है। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैग्ना कार्टा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा की अगर बात की जाए तो यहीं से भारत मतलब जो मौलिक अधिकारों की बात भारतीय संविधान में करें या अमेरिका के में मौलिक अधिकारों की आप बात करते हैं तो ये मैग्ना कार्टा से लिया गया है। आपको बता दूं मैग्ना कार्टा जो है सम्राट जॉन के अत्याचारों से दुखी होकर के ब्रिटिश की जनता ने 15 जून 1215 ईस्वी को रनी मेड नाम का स्थान पर उसे एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया।
और यह अधिकार पत्र ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। महान अधिकार पत्र के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, मैग्ना कार्टा को। और यहीं से अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, और फिर उसके बाद में मौलिक अधिकार हम लोग अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए हैं, ठीक है। इसकी विशेषता ये थी मैग्ना कार्टा की कि राजा मनमानी तरीके से टैक्स यानी कि कर नहीं लगा पाएगा, तो ये बात कही गई। इसके अलावा अपराध सिद्ध होने पर ही व्यक्ति को बंदी बनाया जाएगा, उससे पहले जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जाएगा, ये बात बताई गई। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि व्यक्ति की स्थिति एवं अपराध की मात्रा के आधार पर दंड दिया जाएगा, ये भी बताया गया। इसके अलावा मतलब व्यक्ति की स्थिति कैसी है और उसने क्या अपराध किया है, अपराध कितना किया है, उसके अकॉर्डिंग उसको दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कोई भी अपराध करे तो उसको फांसी दे दो, मार दो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा न्यायालय अस्थायी होंगे, वे राजा के साथ भ्रमण ना करें, मतलब कि राजा के साथ मिलने ना, मतलब न्यायालय जो हो उन पर राजा का कोई अधिकार ना हो। इसके अलावा विदेशी व्यापारियों को ब्रिटेन में भ्रमण करने की पूर्ण आज़ादी हो, ये बात भी बताई गई। तो ये सब अधिकारों का एक घोषणा पत्र था 15 जून 1215 को। ये एक प्रकार से रानी मेड नाम के स्थान पर एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजा को विवश किया गया, सम्राट जॉन को, ठीक है। यहीं से जो है सबसे पहले अधिकारों की बात यहीं पर होती 1215 में। आगे देखिएगा 20 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की तानाशाही के बारे में कुछ बताएं। तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की शक्तियों में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि कुछ विद्वानों ने उसे तानाशाही की संज्ञा देना शुरू कर दिया। तानाशाही का मतलब होता है जितना मतलब जो मर्जी वो करे। तो ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडल है उसको लेकर के कीथ महोदय कहते हैं कि संसद के प्रति मंत्रिमंडल की स्थिति अधिनायक की है। अधिनायक मतलब एक होता है हीरो टाइप की, ठीक है। तो मंत्रिमंडल की स्थिति क्या है, अधिनायक की है, मतलब जो कहेगा वो संसद करेगी। इसके अलावा रैमजे मेयर कहते हैं कि इस संस्था के पास ऐसे अधिकार है मंत्रिमंडल के पास ब्रिटेन के कि इसे सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है ब्रिटेन में, चाहे वह अपने अधिकारों का प्रयोग करने में कितना ही असमर्थ क्यों ना हो। जब मंत्रिमंडल के पास बहुमत होता है तो उसकी स्थिति तानाशाह जैसी होती है। ये बात बताया किसने, ये बात बताया भैया किसने किसने बताया ये बात कहा रैमजे मेयर ने। इसके बाद में जेनिंग्स महोदय आते हैं, वो कहते हैं कि जिस शासन की पीठ पर प्रबल बहुमत होता है वह अल्पमत के लिए अधिनायकवाद स्थापित कर लेता है। तो ये भी बड़ा जबरदस्त है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेंगे, अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है तो आप में प्रश्न आ जाएंगे, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एकात्मक शासन की विशेषताएं बताएं। एकात्मक शासन का मतलब क्या होता है भाई, एकात्मक शासन की अगर बात की जाए तो संविधान के द्वारा सभी शक्तियां एक केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं एकात्मक शासन में। दूसरी बात, स्थानीय और प्रादेशिक सरकारें केंद्र पर निर्भर होती हैं और उन्हें केंद्रीय सरकार से संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं, ये होता है एकात्मक शासन। दूसरा है, एकात्मक शासन में सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त होती है, तो ऐसे शासन को एकात्मक शासन हम कहते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, संसदीय शासन क्या होता है। संसदीय शासन वह व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका जो होती है विधायिका में से चुनी जाती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो होता है, जो मंत्रिमंडल होता है पूरा का पूरा, मंत्री लोग होते हैं, वो एक प्रकार से वो विधायिका के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। संसद के सदस्य होते हैं, मतलब कि जो सांसद होते हैं वही कार्यपालिका के सदस्य भी होते हैं, और कुछ जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। विधायिका में जो कानून बनाने वाले होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो जो कार्यपालिका है विधायिका में से चुनी जाती हैं और उसी के प्रति उत्तरदायी होती हैं, और इसमें कार्यपालिका की शक्ति विभक्त होती है, एक वास्तविक और दूसरी नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में नेतृत्व होती है, मतलब कि नेतृत्व में रहती है और मंत्रिपरिषद में निवास करती है। जबकि नाम मात्र का कार्यपालक राज्य का अध्यक्ष यानी राजा या राष्ट्रपति होता है और जिसके पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती हैं। क्लियर। तो संसदीय शासन यही होता है, इसमें क्या होता है, एक राष्ट्रपति होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, और कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है। विधायिका कानून को बनाती है और कार्यपालिका जो होती है कानून को लागू करवाती है। विधायक मतलब कानून मतलब कि कार्यपालिका जो होती है वो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल जो होता है वो उसमें शामिल है, तो प्रधानमंत्री उसका मुखिया होता है। तो इस तरीके से संसदीय शासन व्यवस्था आगे बढ़ती भारत में और ब्रिटेन में, दोनों में वही संविधान मतलब वही व्यवस्था है। अब आगे आ जाइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में कुछ बताएं। तो अमेरिका के संविधान में अगर बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसे ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, वैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें राज्य और सरकार का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है। भारत में क्या है, राज्य का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है,
ठीक है, राष्ट्रपति होता है। और सरकार का मुखिया कौन होता है? सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, राज्य और सरकार का मुखिया एक ही होता है, एक ही अध्यक्ष होता है यहाँ पर अमेरिका में। और जिसमें कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ जो होती हैं उसी एक व्यक्ति में निहित होती है, जो राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है। वह अपने कार्यों में सहायता और परामर्श लेने के लिए एक सलाहकार मंडल का गठन करता है, जैसे मंत्रिपरिषद होती है प्रधानमंत्री की सलाह के लिए। ऐसे जो ब्रिटेन मतलब अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वही राज्य और सरकार का मुखिया होता है। वो अपनी सहायता और परामर्श के लिए क्या बनाता है? एक सलाहकार मंडल का निर्माण करता है, जिसको मंत्रिमंडल वहाँ पर कहा जाता है। अध्यक्षात्मक शासन में कई प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे कि पहली बात, अमेरिका का जो एक प्रकार से अमेरिका के संविधान की जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, उसकी पहली विशेषता या पहला गुण ये है कि विधायिका यानी कानून जो बनाने वाले हैं वो, और कार्यपालिका यानी कानून को जो लागू करवाने वाले ये मंत्रिमंडल के लोग जो हैं, उनका कार्यकाल निश्चित होता है कि भाई आप इतने समय के लिए हैं ही एक प्रकार से वैध हो, यानी उनका कार्यकाल निश्चित होता है, पहला गुण। दूसरा विशेषता ये है कि कार्यपालिका द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक कार्यों का निष्पादन किया जा सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक या दबाव नहीं होता है। इसके अलावा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का पालन होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा योग्य व्यक्ति ही मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर बनते हैं अमेरिका में। इसके अलावा संकट काल में निर्णय लेने में सुविधा होती है अमेरिका के संविधान में, चूँकि किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। इसके अलावा कार्यपालिका विधानमंडल पर अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाती यहाँ पर, और इस दृष्टि से क्या होता है कि भाई विधानमंडल और कार्यपालिका ये एक प्रकार से जो विधानमंडल मतलब जो कानून को बनाने वाले हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, थोड़े एक प्रकार से अलग होते, ताकि कोई दबाव न डाल पाए उन पर। इसके अलावा बहुदलीय प्रणाली में अस्थायी सरकार की व्यवस्था होती है। तो ये अमेरिका के संविधान में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है उसके कुछ गुण थे, कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताई। आगे देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में अंतर बताएं। फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या अंतर होता है? तो अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक साथ एक निर्वाचक मंडल के द्वारा ही किया जाता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में से किसी एक पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है चाहे वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। किसी भी पद के लिए वही उम्मीदवार निर्वाचित हो सकता है जिसे निर्वाचक मंडल का बहुमत अर्थात 535 लोगों में से 270 जो है वोट अगर मिल जाएंगे तो बहुमत हो जाएगा, चाहे राष्ट्रपति बनना हो चाहे वो उपराष्ट्रपति बनने की योग्य हो। यदि राष्ट्रपति पद के लिए किसी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का बहुमत नहीं मिलता है तो क्या होता है, सबसे अधिक मत पाने वाले 3 उम्मीदवारों के नाम को प्रतिनिधि सभा के पास भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि प्रतिनिधि सभा जो होती है, बड़ा लंबा प्रोसेस है राजनीति मतलब किसमें मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, जब प्रतिनिधि सभा में एक राज्य एक मत के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव करती है, और इसी प्रकार यदि उपराष्ट्रपति के लिए किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलता है तो सबसे अधिक मत पाने वाले 2 उम्मीदवारों के नाम सीनेट के पास भेज दिए जाते हैं, जहां पर मतदान के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है। मुश्किल से दो तीन चार पॉइंट का अंतर होता है, बाकी लगभग सेम प्रोसेस होता है राष्ट्रपति के चुनाव का अमेरिका के और उपराष्ट्रपति का, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। 25 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में कुछ बताएं। फटाफट से आप बताने का काम करेंगे कि अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है। फटाफट से आप बताइएगा, अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से है ये। तो अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां अमेरिका के एक राष्ट्रपति में निहित होंगी। इससे स्पष्ट है कि वह कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, और उसमें सलाहकार मतलब सरकार की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास ही होती है अमेरिका में, चूंकि अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है राज्य का मुखिया भी होता है और सरकार का मुखिया भी होता है।
और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति में विधायी शक्तियां यानी कानून बनाने की शक्तियां, कार्यपालिका कानून को लागू करवाने वाली शक्तियां और वित्तीय शक्तियां, रुपया पैसा वाली फाइनेंशियल, न्यायिक शक्तियां यानी कि निर्णय लेने वाली शक्तियां, ये सब समाहित होती है राष्ट्रपति के अंतर्गत। वह स्वविवेक से कोई भी प्रशासनिक और न्यायिक नियुक्तियां कर सकता है। राष्ट्रपति बहुत ही पावरफुल होता है अमेरिका का राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन सीनेट के द्वारा उसका अनुमोदन होना आवश्यक होता है। जो निर्णय लेता है राष्ट्रपति उसका अनुमोदन कहाँ पर करवाना पड़ता है? सीनेट में करवाना पड़ता है। राष्ट्रपति अपना सीनेट जैसे अपने यहाँ पर होता है लोकसभा राज्यसभा, इससे वहाँ का एक मतलब सीनेट जो होता है वो होता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपना पद धारण करने के लिए मतलब करने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। विदेशों से संधियां और युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका का प्रथम नागरिक है जिसमें सभी शक्तियां समाहित होती हैं। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल व्यक्ति है वो अमेरिका का राष्ट्रपति ही माना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है फिलीबस्टर। फिलीबस्टर क्या है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फिलीबस्टर जो है सीनेट के सदस्यों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ है। अपनी इच्छा के अनुसार सदस्य सदन में बोल सकते हैं। सदस्यों की इसी स्वतंत्रता से सदन कोई निर्णय आसानी से नहीं ले सकता है। इस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति विल्सन ने कहा था, वुडरो विल्सन, उन्होंने कहा था कि हठी व्यक्तियों का एक एक छोटा सा गुट अमेरिका की महान सरकार को असहाय बना सकता है। मतलब क्या होता है कि फिलीबस्टर एक सीनेट के सदस्यों की स्वतंत्रता को लेकर के एक नियम होता है, जिसमें क्या होता है कि भाई जो सदस्य होते हैं सीनेट के वो अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, ठीक है, किसी मुद्दे पर। सदस्यों की स्वतंत्रता के कारण से सीनेट 1937 में कार्य नहीं कर पाई थी। अब एक विषय पर एक दिन में 2 बार से अधिक कोई सदस्य बोल नहीं सकता है। ये अब सीमित दायरा फिक्स कर दिया गया। पहले था किसी मुद्दे पर जिसको बोलना था वो फर्जी बोलता रहता था, जो मन हो आता था बोलता था। तो इसलिए इसको 2 बार केवल कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी विषय पर एक दिन में 2 बार ही कोई सदस्य बोल सकता है। 2 सदस्य मतलब कि 2 बार से ज़्यादा नहीं बोल सकता है। लेकिन संवैधानिक संशोधनों पर यह नियम लागू नहीं होता है, ये बात भी वहाँ पर बताई गई। फिलीबस्टर। अच्छा, अमेरिका के संविधान में ज़्यादा मतलब ज़्यादा अनुच्छेद नहीं, सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है, ये बात ध्यान रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है पॉकेट बीटो यानी जेबी निषेधाधिकार क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बताइएगा भाई। पॉकेट बीटो या जेबी निषेधाधिकार क्या है? तो कांग्रेस के द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति बीटो का प्रयोग कर सकता है। कांग्रेस के दोनों सदनों पर या दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उस पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति को 10 दिन का समय मिलता है। कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम 10 दिन से कम समय रहने पर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए विधेयक भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेता है। इसी बीच कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है। तो ऐसे विधेयक स्वतः समाप्त हो जाते हैं और ऐसे विधेयकों को अगले अधिवेशन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति की एक शक्ति जो होती है इसी को पॉकेट बीटो कहते हैं। जेबी निषेधाधिकार ये भारतीय राष्ट्रपति के पास भी होता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति के पास भी ये होता है और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास तो होता ही है, ठीक है। तो कांग्रेस और सीनेट वहां पर दो मतलब कि जो है वहां पर होती हैं। तो कांग्रेस के दोनों सदनों में क्या होता है, मतलब कांग्रेस जैसे अपने यहाँ पर संसद बोलते हैं उसी को वहां पर कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस के दोनों सदन जो होते हैं उनके मतलब उन वहां पर कोई सदन मतलब कि कोई नियम कायदा पारित हो गया, यानी जैसे मान लेते हैं भारत में लोकसभा और राज्यसभा से दो मतलब कानून पारित हो गया, लेकिन राष्ट्रपति के पास जाता है वो सिग्नेचर करने के लिए। अब राष्ट्रपति को उस पर निर्णय लेने के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि संसद का अधिवेशन जो है 10 दिनों से कम समय में खत्म होने वाला होता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसी चीज को उठा करके या राष्ट्रपति भूल करके या जानबूझ करके उस पर सिग्नेचर नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति के पास 10 दिन का समय होता है उस पर सिग्नेचर करने के लिए और 10 दिन से पहले से ही संसद का जो सदन है वो भंग होने का होता है नियम, या मतलब भंग होने वाला होता है। तो राष्ट्रपति उस मौके का फायदा उठाता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भाई ये कानून जो है हमको रोक देना चाहिए तो वो रोक देता है। वो उठा करके अपने जेब में वो जो नियम कायदे का जो पर्चा होता है उसको रख लेता है और उस पर साइन नहीं करता है। तो फिर जब अगला अधिवेशन बुलाया जाएगा संसद का दोनों का, उसके बाद में फिर उस पर ही निर्णय उस मुद्दे पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास भी है, ठीक है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से कीजिए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट दोनों ही अपने देश के राजाध्यक्ष होते हैं, लेकिन उन दोनों में कई अंतर देखने को मिलता है, ठीक है।
अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर बात की तो अमेरिका के राष्ट्रपति में सभी शक्तियां समाहित होती हैं और वह राज्य और शासन दोनों का प्रमुख होता है। जबकि ब्रिटेन के सम्राट में नाम मात्र की शक्तियां होती हैं और उनके पास उनके नाम पर संसद और मंत्रिमंडल कार्य करते हैं। तो एक प्रकार से ये ध्यान रखेंगे, जैसे भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में अंतर पूछे तो भी यही अंतर आप लिखेंगे। जहाँ पर ब्रिटिश क्राउन है या ब्रिटिश ब्रिटेन का जो कि ब्रिटेन के जो सम्राट हैं वो इसी स्थिति सेम होती है भारत के राष्ट्रपति की। ठीक है, तो दूसरा अंतर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, लेकिन फिर भी उसे जनता के द्वारा निर्वाचित माना जाता है। जबकि ब्रिटेन का सम्राट वंशानुगत होता है। यहाँ पर भारत का जो कि राष्ट्रपति होता है उसका भी चुनाव होता है। क्लियर, आगे देखेंगे ये अंतर हो जाएगा इसमें। तीसरा प्रश्न ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि ब्रिटेन का सम्राट का जीवन प्रत्न राज्य का प्रमुख बना रहता है। ब्रिटेन का सम्राट जो होता है उसके बाद में उसका लड़का बनेगा, फिर उसके बाद में उसका लड़का जब मर जाएगा, तो ऐसे से बनते चले जाएंगे। चौथा अंतर ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर, न्यायाधीश, राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति अपनी इच्छा के अनुसार करता है, जबकि ब्रिटेन का सम्राट यह कार्य नहीं कर सकता है और सभी नियुक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा अमेरिकी सरकार द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है और या विधेयक वह विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति इतना पावरफुल होता है, लेकिन ब्रिटेन का जो सम्राट होता है उसको यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है। छठा अंतर यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है उसे उसके पद से हटा भी सकता है, लेकिन ब्रिटेन के सम्राट को किसी भी पदाधिकारी को हटाने का अधिकार नहीं है। वह मंत्री परिषद के परामर्श से ही अपने सभी कार्य को करता है, बिना परामर्श से वो कुछ काम नहीं कर सकता। इस प्रकार अमेरिका का राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान है, जबकि ब्रिटेन का सम्राट एक शक्तिहीन शासक के रूप में काम करता है। क्लियर, ये होगा दोनों में अंतर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 29 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी दल प्रणाली की विशेषताएं बताएं। तो संविधान निर्माताओं ने जिस शिला को अस्वीकृत कर दिया था वह आज अमेरिकी शासन पद्धति का मूल आधार है। अमेरिका में राजनीतिक दलों का संविधानोत्तर विकास हुआ है, संविधान के बाद में विकास हुआ है। राजनीतिक दल जो अमेरिका में बने हैं वो संविधान बनने के बाद में वो आए हैं। ठीक है, और वहाँ दलों में तमाम प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो अमेरिकी जो दल प्रणाली है या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर दलों का विकास हुआ है संविधान के बाद। दूसरी बात, द्विदलीय पद्धति यहाँ पर काम करती है। यहाँ पर 2 दल हैं राजनीतिक दल। इसके अलावा सिद्धांत में मौलिक मतभेद देखने को मिलता है, यानी कि जो 2 दल हैं एक दूसरे एक दल का विचार दूसरा है, दूसरे दल का विचार दूसरा है। दलों में शिथिल संगठन है, संगठन सुदृढ़ नहीं है। अमेरिका में जो एक प्रकार से जो दल हैं वो सुदृढ़ नहीं है, वो शिथिल संगठन है। जबकि ब्रिटेन के दलों में आप देखेंगे तो सुदृढ़ता का संगठन पाया जाता है। इसके अलावा दबाव समूहों का प्रभाव यहाँ पर खूब पड़ता है अमेरिका में। दबाव समूह मतलब क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं कुछ ऐसे संगठन, जैसे विद्यार्थी परिषद का कोई संगठन हो गया, कोई किसी वर्ग का संगठन कोई हो गया, या कोई एक प्रकार से मान लेते किसान संगठन हो गया, मजदूर संगठन हो गया। तो इन सभी का जो एक प्रकार से ये दल समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं और सरकार से काम करवाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा छठा है, लूट खसोट प्रणाली भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर भाई ब्रिटेन के अमेरिका के संविधान की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती वहाँ पर। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है आपका, अगला प्रश्न है। चलिए फिर चर्चा कर ही लेते हैं, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, लंबा बचेगा। लेकिन अगर 1 घंटे हो गया है तो आप लोग अगर कहें तो मैं आपको छोड़ दूं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाहते तो थोड़ा सा और पढ़ा दूंगा। ठीक है, चले समाप्त ही कर देते हैं आज। तो फिर एक वीडियो बचाएंगे तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी, बाद में आप लोग उसको ढूंढ नहीं पाओगे। एक ही वीडियो में सबको समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे भरने की व्यवस्था क्या होती है। तो अमेरिका राष्ट्रपति का पद समय से पूर्व 3 कारणों से खाली होता है। अगर मृत्यु हो जाती राष्ट्रपति की तो, या त्यागपत्र राष्ट्रपति दे दे तो, या फिर उस पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तब। 3 स्थितियों में उसका पद खाली हो सकता है। जब किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए या रिक्त हो जाए तो उसका स्थान उपराष्ट्रपति जो होता है वो भरता है अमेरिका का।
शेष अवधि के लिए, नहीं मान लेते 4 साल राष्ट्रपति काम करता है, 2 साल पहले ही राष्ट्रपति का देहांत हो जाता है, 2 साल तक काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा, ये वहाँ पर नियम है। ठीक है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव लीप वर्ष के नवंबर माह में प्रथम सोमवार के बाद मंगलवार को होता है, ये निर्धारित है पहले से। वहाँ पर निर्वाचक मंडल का चुनाव पहले होता है और यही सदस्य राष्ट्रपति को चुनाव मतलब कि चुनते हैं। अतः संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, जो 4 वर्ष पर ही होता है। तो 4 वर्ष के बाद में जब तक मतलब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तब तक उपराष्ट्रपति उसके पद पर काम करता रहेगा। ठीक है। और जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में फिर चुनाव होगा और उसके बाद नया राष्ट्रपति का मतलब नया राष्ट्रपति आएगा। क्लियर? आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न, जेरी मॉन्ड्रिंग। जेरी मॉन्ड्रिंग जो है ये एक प्रकार से ये प्रतिनिधि सभा के जो है गठन से संबंधित एक प्रथा है, जिसका प्रयोग सत्ताधारी दल निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण में करता है। जैसे कि मान लेते जो है जेरी एक व्यक्ति थे, जेरी जो थे इनका नाम था गवर्नर एल्बिस जेरी। उन्होंने एक प्रकार से ये मैसाचुसेट्स के गवर्नर थे और इन्होंने अपनी जीत के लिए ऐसा काम किया था 1814 में। ठीक है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि अपनी ही सरकार या अपनी ही पार्टी का बखान करके उसको एक प्रकार से जो है वोट डालने के लिए मतलब खूब ज़्यादा प्रेरित करना। तो सत्ताधारी दल के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन इस प्रकार किया जाता है कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या को थोड़े से चुनाव क्षेत्रों तक ही सीमित कर दिया जाता है और अपने समर्थकों को अधिकांश क्षेत्रों में इस प्रकार फैला दिया जाता है कि थोड़े थोड़े बहुमत से अधिक संख्या में अपने उम्मीदवार विजयी हो जाएं। और इस प्रथा का शुभारंभ किया था 1814 ईस्वी में मैसाचुसेट्स के गवर्नर थे एल्बिस जेरी ने, उन्होंने किया था और इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसको जेरी मैंड्रिंग कहा जाता है। ठीक है। तो एक प्रकार से ये है कि अपने पार्टी को जिताने के लिए एक प्रकार से उनकी जो है क्या बोलते हैं प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा कर देना। ठीक है। और दूसरा जो विरोधी दल है उसके समर्थकों की संख्या को थोड़े से चुनाव या थोड़े से क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाता है और अपने क्षेत्रों को विस्तृत क्षेत्रों पर फैला दिया जाता है। ये काम एक प्रकार से जेरी मॉन्ड्रिंग कहलाती है। ठीक है। अमेरिका में खास करके ऐसे देखने को मिलता है। 32 नंबर क्वेश्चन से अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां बताएं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है। चूंकि सबसे पहली बात कानून को लागू करना हुआ और कानून जो व्यवस्था है उसको कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति ही देखता है। इसके अलावा प्रशासन का संचालन राष्ट्रपति ही करता है। नियुक्ति किसी की करनी हुई और किसी को उसके पद से हटाना हुआ यानी पदच्युति करनी हुई तो उसकी शक्तियां भी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ही निहित है। ठीक है। इसके अलावा क्षमादान की शक्ति जो होती है, किसी को फांसी की सजा हुई है तो उसको माफ करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही है अमेरिका के। इसके अलावा परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना हुआ, मतलब दूसरे राष्ट्र के बारे में कुछ चीज अगर आई सामने तो वो भी राष्ट्रपति ही करता है। विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण करना हुआ तो भी राष्ट्रपति के अंडर में ही होता है। इसके अलावा शस्त्र बलों का प्रधान सेनापति होता है राष्ट्रपति। तो ये सब काम अमेरिका का राष्ट्रपति ही करता है, इसकी विशेषताएं हैं। 33 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे अमेरिकी संविधान की 4 प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो अमेरिकी संविधान की पहली विशेषता है कि ये निर्मित संविधान है, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है और संक्षिप्त संविधान है, छोटा संविधान है। ठीक है। दूसरी विशेषता यह है कि संघात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर काम करती है। इसके अलावा तीसरी बात एक मतलब कि संघात्मक ऐसा है, यहाँ पर संघ ऐसा बनता है कि भाई एक यहाँ पर राज्य होता है और एक केंद्र होता है। राज्य और केंद्र का संबंध होता है कि भाई व्यक्ति अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। एक तो भाई आप उस राज्य के नागरिक हैं, जैसे मान लेते हैं भारत में यूपी, तो यूपी के आप नागरिक नहीं है, निवासी हैं, और भारत के आप नागरिक हैं। भारत में एक ही नागरिकता है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक दूसरा मतलब कैलिफोर्निया मान लेते हैं या कोई जो है राज्य वहाँ का कोई होगा, तो अमेरिका का कोई राज्य है तो वहाँ की भी आपको नागरिकता होगी और अमेरिका देश की भी नागरिकता होगी, यानी वहाँ पर 2 नागरिकता है। तो वहाँ पर ऐसा संघ होता है। ठीक है। और वहाँ का जो राज्य होते हैं या जो प्रदेश होते हैं अमेरिका से वो अलग भी हो सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत के राज्य जो होते हैं भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। क्लियर। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर। इसके अलावा कठोर संविधान है अमेरिका का। इसके अलावा न्याय की सर्वोच्चता यहाँ पर ज़्यादा है। कठोर संविधान अमेरिका का। अमेरिका के संविधान में बदलाव बहुत जटिल होता है। किसी भी संविधान में बदलाव करने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही जटिल तरीके से मतलब कि संविधान में संशोधन होता है, ऐसे नहीं हो जाता। ठीक है। जैसे भारत में या ब्रिटेन में होता है। अगला है शक्ति पृथक्करण और अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। तो शक्ति पृथक्करण और अवरोध और संतुलन का सिद्धांत भी अमेरिका के संविधान की विशेषता है।
आगे देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता क्या है भाई, फटाफट से आप बताने का काम करेंगे। न्यायिक सक्रियता के बारे में बताएं, बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि न्यायालय जो है सर्वोच्च है और निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। जैसे भारत में आप देखेंगे कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, मोदी जी की उसमें नहीं चलती है कि भाई मोदी जी कहेंगे तो न्यायपालिका में वो निर्णय आएगा, नहीं नहीं नहीं। मोदी जी मतलब जो सत्य होगा वही निर्णय भारत में आएगा, इसीलिए भारत की जो न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, वो जो निर्णय देती है उसको सभी लोग मानते हैं। तो निष्पक्ष रूप से काम करती है, कार्य करती है न्यायपालिका। लेकिन साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि वह काफी सक्रिय है। न्यायालय किसी विषय पर तभी विचार करता है जब कोई व्यक्ति या संस्था न्यायालय की शरण में जाता है। अगर आप न्यायालय में नहीं जाओगे कि हमको इंसाफ चाहिए, तो आपको घर बैठे इंसाफ नहीं मिलेगा, ये बात भी जान लीजिए। परंतु अब यह देखने को मिल रहा है कि न्यायालय के संज्ञान में जब कोई महत्वपूर्ण विषय आता है तो वह उस पर सुनवाई शुरू कर देता है। न्यायालय द्वारा किसी समस्या पर अपना निर्णय देने में अब अधिक समय नहीं लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर न्यायालय अपना विचार देने में कभी पीछे नहीं हटता और वह इस पर गंभीरता से विचार करता है, और यही गंभीरता से विचार करने की प्रक्रिया ही न्यायिक सक्रियता कहलाती है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान और अमेरिका का संविधान जो इस मामले में न्यायिक सक्रियता की बात करता है, और एक प्रकार से बोले तो वो एक प्रकार से स्वतंत्र होता है, उस पर किसी प्रकार का विधायिका कार्यपालिका का दबाव नहीं होता है। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बारे में बताएं। बढ़िया प्रश्न है। तो अमेरिकी संविधान में एक उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। उसकी योग्यता, निर्वाचन, कार्यकाल राष्ट्रपति के समान ही होता है। जितने समय के लिए जितनी योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए होती है, उतनी योग्यता उपराष्ट्रपति बनने के लिए होती है। निर्वाचन जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जितना होता है 4 साल का, उतने ही कार्यकाल उपराष्ट्रपति का भी होता है, यानी वह एक प्रकार से राष्ट्रपति का सहयोगी होता है। ठीक है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। एक तो सीनेट की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति, ठीक है, और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है उपराष्ट्रपति। तो ये 2 कार्य होते हैं राष्ट्रपति के, ये बात ध्यान रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अमेरिका संविधान में अवरोधन और संतुलन की जो विशेषता है मैंने आपको बताई थी। आप लोगों ने शक्ति पृथक्करण और अवरोधन और संतुलन का सिद्धांत ही अमेरिका के संविधान की एक विशेषता है, बड़ी जबरदस्त विशेषता। तो इसको मैंने आपको बताया नहीं था, तो इसीलिए नहीं बताता है क्योंकि मैंने इसको प्रश्न में रखा था। अब आइए देखते हैं कि है क्या ये अवरोधन और संतुलन। अमेरिका में जहां एक तरफ शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। शासन के 3 अंग होते हैं हर एक उसमें देश में। एक तो विधायिका जो कि कानून को बनाती है, एक कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाती है यानी मंत्रिमंडल और सरकारी कर्मचारी लोग, एक न्यायपालिका होती है जो कि न्याय को दिलवाती है यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह और हाई कोर्ट वगैरह जो न्यायालय वगैरह होते हैं वो सब। ठीक है। तो जहाँ अपना अपना कार्य करते हैं ये सब, वहीं दूसरी तरफ प्रत्येक अंग एक दूसरे पर आधारित होते हैं। कानून बनाने का अधिकार विधायिका अर्थात कांग्रेस को है, लेकिन जब तक कार्यपालिका के अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति जो होता है उस पर सिग्नेचर या हस्ताक्षर नहीं करता है, तब तक वह कानून का रूप धारण नहीं करता है, पहली बात। परंतु राष्ट्रपति मनमानी ना करने पाए, इसके लिए व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा अस्वीकृत किसी विधेयक को कांग्रेस में दोबारा पारित कांग्रेस दोबारा पारित कर सकती है। अगर मान लेते हैं कांग्रेस मतलब कि वहाँ की जो संसद है अमेरिका की, अगर मान लेते हैं उसने कोई कानून बनाया, राष्ट्रपति के पास उसने भेजा, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करता है, तो क्या होगा, वो एक प्रकार से कानून जो होगा वो पारित हो जाएगा। ठीक है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना ही वह कानून का रूप धारण कर लेगा। ठीक है। ये बात एक प्रकार से खास करके भारतीय संविधान के लिए भी वही चीज होती सूटेबल है। कांग्रेस के द्वारा पारित और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए सभी कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। इस प्रकार शासन के 3 अंग एक दूसरे पर आधारित हैं और इसी एक दूसरे पर आधारित होने को ही अवरोध और संतुलन का सिद्धांत कहते हैं कि भाई तीनों एक दूसरे के मार्ग में रुकावट जरूर उत्पन्न करते हैं लेकिन फिर भी संतुलित होकर के काम करते हैं। ठीक है। इसी को बोलते हैं अमेरिकी संविधान में अवरोध और संतुलन की व्यवस्था। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताएं। तो अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
लेकिन सीनेट के द्वारा उसकी पुष्टि होने के बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा सभी नियुक्तियां वैध मानी जाएंगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने मान लेते हैं नियुक्तियां कर दी, लेकिन उसकी जांच की जाएगी किसके द्वारा? सीनेट के द्वारा उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद में फिर नियुक्ति की जाएगी। ये बात है। 38 नंबर क्वेश्चन से अमेरिकी संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन के बारे में बताएं। तो विधानमंडल द्वारा पारित और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए उन सभी कानूनों को न्यायपालिका जब संविधान के विरुद्ध मानते हुए रद्द घोषित कर देती है तो उसे न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति कहा जाता है। भारत और अमेरिका के न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है और अमेरिकी संविधान जनता और राष्ट्र के विरुद्ध जो कानून या संधियां होती हैं उसे अमेरिकी न्यायालय रद्द घोषित कर देता है। तो इस तरीके से ये होती है न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति कि भाई अमेरिकी संविधान जनता और राष्ट्र के विरुद्ध अगर कोई कानून होता है, कोई संधियां होती हैं, तो उसको अमेरिकी न्यायालय क्या कर देता है? उसको रद्द कर देता है, उसको नहीं आने देता। अगर जनता के खिलाफ कोई कानून है, राष्ट्र के विरुद्ध कोई कानून बनाया है सीनेट ने या कांग्रेस ने, तो उसको मना कर देती है, उसको खत्म कर देती है, उस पर दोबारा से विचार करती है। अगर ठीक है तो उसको पारित करती है, अगर ठीक नहीं है तो उसको रद्द कर देती है। ठीक है, आगे देखिएगा 39 नंबर प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण बताइए। संघात्मक शासन व्यवस्था के क्या लक्षण है भाई? पहला लक्षण यह है कि लिखित संविधान होता है और निर्मित संविधान होता है संघात्मक शासन व्यवस्था में। दूसरी बात, संविधान की सर्वोच्चता होती है संघात्मक शासन में। तीसरी बात यह है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच में स्पष्ट रूप से शक्ति का विभाजन या बंटवारा होता है इसमें संघात्मक शासन में। इसके अलावा केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें होती हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में, जैसे भारत और एक प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश की अलग सरकार है। इसके अलावा न्यायपालिका की निष्पक्षता, ठीक है, न्यायपालिका भी एक प्रकार से न्यायपालिका पर किसी का दबाव नहीं होता है, वो भी निष्पक्ष होकर के हर एक मुद्दे का निर्णय एक प्रकार से वास्तविक धरातल पर होकर के लेती है। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सीनेट के प्रति शिष्टाचार के बारे में कुछ बताएं। सीनेट के प्रति शिष्टाचार क्या है भाई? फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। सीनेट के प्रति शिष्टाचार क्या है? तो सीनेट अपनी कार्रवाई को संचालित करने के लिए स्वयं कार्यविधि तैयार करती है कि कैसे हमको काम करना है, इसका नियम कायदा सीनेट खुद ही बनाती है। सीनेट की कार्रवाई की एक विशेषता क्या है? फिलीबस्टर की विशेषता है। फिलीबस्टर क्या है? फिलीबस्टर एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके तहत सदस्यों को क्या होता है? सदस्यों को सदन में बोलने की पूरी सुविधा होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो फिलीबस्टर क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत सदस्यों को सदन में बोलने की पूरी सुविधा होती है। इसके लिए सदस्य कोई भी नियम बना सकते हैं। सदन में अब यह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई सदस्य जो होगा एक दिन में एक विषय पर 2 बार से अधिक नहीं बोल पाएगा, लेकिन संवैधानिक संशोधन जब होगा तो बोल सकता है, तो उस पर किसी प्रकार कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। ये होता है एक प्रकार से क्या भाई इसको बोलते हैं आप, क्या इसको बोलते हैं भाई, क्या बताएं? सीनेट के प्रति शिष्टाचार। तो ये होता है एक प्रकार से कुछ शिष्टाचार जिसमें आपका फिलीबस्टर जो होता है वो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। फिलीबस्टर एक प्रक्रिया होती है जो मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी मुद्दे पर कोई व्यक्ति जो है बोल सकता है, बोलने की स्वतंत्रता जो है उसमें सीनेट में आपको दी गई थी, लेकिन फिर उसमें क्या किया गया? फिर 2 बार से अधिक आप नहीं बोल सकते, ये नियम लगाया गया। और लेकिन संवैधानिक संशोधन कोई अगर होगा, संविधान में कोई बदलाव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप वहां पर बोल सकते हैं। ये बात वहां पर नियम है। 41 नंबर क्वेश्चन से शक्ति पृथक्करण के बारे में बताएं। शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो होती है, विधायिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करवाना और न्यायपालिका का काम होता है कानूनों मतलब कार्य होता है कि कानूनों का उल्लंघन करने वाले को दंड देना। शासन के 3 अंग जो होते हैं अपना अपना कार्य और कोई मतलब अपना अपना कार्य करते हैं और कोई भी अंग एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, यही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता है। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की व्याख्या इंग्लैंड के संदर्भ में की थी, लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका में भी देखने को मिलता है, जहां प्रशासन के तीनों अंग अपना अपना काम स्वतंत्र होकर के करते हैं। यदि सभी कार्य कोई एक ही अंग करने लगेगा तो फिर निरंकुशता फैल जाएगी। इसीलिए
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये इनका अपना अपना काम होता है और ये अपना अपना काम अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से करती हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करती है, कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करती है, और विधायिका ना तो कार्यपालिका ना ही न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप करती है, और ना ही कार्यपालिका और न्यायपालिका विधायिका के मामलों में हस्तक्षेप करती हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे से लोग स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष होकर के एक दूसरे से काम करते हैं, किसी का किसी पर दबाव नहीं होता है। तो ये होता है आपका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका के बारे में बताएं। स्विट्जरलैंड बड़ा ही जबरदस्त एक प्रकार से यहाँ की संघीय कार्यपालिका है, और संघीय कार्यपालिका यहाँ के संविधान की विशेषता भी है। स्विट्जरलैंड में संघीय कार्यपालिका को संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संघीय सरकार को बहुल कार्यपालिका भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कार्यपालिका की शक्ति 7 सदस्यों की एक समिति में निहित होती है स्विट्जरलैंड में, और इन सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होता है, 7 सदस्यों को। ये 7 सदस्य जो होते हैं अलग अलग कैंटन से आते हैं, जैसे राज्य होते हैं हमारे यहाँ वैसे कैंटन होते हैं स्विट्जरलैंड में। तो वहाँ से अलग अलग जगहों से 7 सदस्य जो होते हैं वो आते हैं और जो है वो संघीय सरकार का निर्माण करते हैं। वे रक्त संबंध से नहीं जुड़े हुए होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि भाई वो एक दूसरे के चाचा चाची के लड़के हों या मामा मामी के लड़के हों, ऐसा नहीं होता है। वो रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन से नहीं होते हैं। CF स्ट्रांग महोदय स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि यह विश्व की सभी संवैधानिक पद्धतियों में अनोखी पद्धति एक है, संघीय कार्यपालिका स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है। स्विस कार्यपालिका यानी स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका के 7 सदस्यों में से जो 4 सदस्य होते हैं वो जर्मन भाषा से आते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड में कई भाषाएं बोली जाती हैं, फ्रेंच भी बोली जाती है, इटालियन भी बोली जाती है और जर्मन बोली जाती है। जर्मन बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए 7 सदस्यों में से 4 जो सदस्य होते हैं जर्मन भाषा बोलने वाले होते हैं, जर्मन भाषा से 2 लोग जो होते हैं फ्रेंच भाषा से, और 1 लोग इटालियन भाषा के सदस्य उसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार 4 और 3 7 लोग जो होते हैं वो मिल करके संघीय व्यवस्था बनाते हैं, ठीक है। और इन 7 सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का होता है, और यही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। यानी कि जो 4 लोगों या 7 लोग बने हैं, इन्हीं 7 लोगों में से एक होगा अध्यक्ष और एक होगा उपाध्यक्ष। तो जो अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति होगा, जो उपाध्यक्ष होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। तो ये है एक प्रकार से स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका, ठीक है। आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन से जनमत संग्रह। अच्छा, स्विट्जरलैंड जो है एक छोटा सा देश है, उसमें जनसंख्या कम है, ठीक है, बहुत कम धरातल पर फैला हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, इसलिए वहाँ पर जनमत करवा लिया जाता है। जनमत मतलब क्या होता है कि भाई जनता इकट्ठा हो गई, कोई नियम कायदा बनाना हो तो इकट्ठा होकर के सभी लोगों ने निर्णय लिया और नियम बन गया, ठीक है, जनता ने कहा। तो किसी विषय पर जनता की राय लेने के लिए जनमत संग्रह वहाँ पर कराया जाता है। स्विट्जरलैंड में प्रायः जनमत संग्रह कराया जाता है और इसे लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है, क्योंकि जनता का शासन तभी होगा जब जनता के बताए गए। अगर देखें यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग तो सांसदों को वोट दे देते हैं, सांसद लोग अपनी मनमर्जी से जो होता है वो जा करके सांसद में बोलते हैं, कहते हैं, वो जनता की बातों को नहीं सुनते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, स्विट्जरलैंड में क्या है कि जनता के प्रतिनिधि नहीं जाते हैं बोलने, जनता स्वयं एक प्रकार से प्रतिनिधि के रूप में सामने आती है और नियम कायदों में परिवर्तन करवाती, संशोधन करवाती खुद, कि भाई इस कानून में ये बदलाव होना चाहिए, जनता खुद ये बोलती है। तो इसे लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है। वास्तविक लोकतंत्र वही हो सकता है जहां पर सभी प्रमुख विषयों पर जनता की अनुमति ली जाती है और इससे जनता के हित में कार्य होता है और सरकार जनहित के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती है। यही होता है लोकतंत्र। तो यही लोकतंत्र जो होता है ये स्विट्जरलैंड में है और इसीलिए स्विट्जरलैंड के लोकतंत्र को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। इसी का नतीजा कि यह स्विट्जरलैंड विश्व के धनी एवं विकसित देशों की कतार में अग्रणी स्थान बनाए हुए है और यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विशेषता है। अब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता क्या है इसको समझे थोड़ा सा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अगर बात करें तो वह लोकतंत्र होता है जब जनता स्वयं शासन में भाग ले, लेकिन जनसंख्या की विशालता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ऐसा अब संभव नहीं है। इसीलिए अब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग ले रही है। जैसे कि भारत में आप देखें या अन्य जगहों पर देखें तो भाई चुने हुए प्रतिनिधि एक विशेष क्षेत्र के 10 लाख में से या 20 लाख लोगों में से एक प्रतिनिधि चुना जाता है 10 लाख में से, और वही सांसद होता है और वो जाकर के फिर
आपकी जगह पर वहाँ पर संसद में बैठता है और आपके भावनाओं को, आपके विचारों को वहाँ पर रखता है एक व्यक्ति, ठीक है, प्रतिनिधि के रूप में। फिर भी स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको देखने को मिलेगा कुछ राज्यों में। और वहाँ की जनता जो होती है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वहाँ की जनता जो होती है अधिकांश कैंटनों में भाग ले रही है, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय जनता की सहमति से ही लिए जा रहे हैं। इसीलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है, ठीक है। जनमत संग्रह महत्वपूर्ण विषयों पर कराया जाता है कि कोई विषय आ गया, कोई संशोधन करना हुआ, कोई मुद्दा आ गया, तो उस पर सबसे पहले क्या करते हैं, जनता को बुलाते हैं, इकट्ठा होती है सारी जनता, और उस बात पर वो एक प्रकार से जनता अपनी राय देती है। उसके बाद में फिर वो मुद्दा हल किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 45 नंबर क्वेश्चन है, बहुल कार्यपालिका क्या है। बहुल कार्यपालिका की बात की तो स्विट्जरलैंड की विशेषता है बहुल कार्यपालिका की। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका शक्ति जो होती है 7 सदस्यों की एक समिति में निहित होती है, और इसीलिए इसे बहुल कार्यपालिका भी कहा जाता है। यहाँ कार्यपालिका को संघीय परिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 7 सदस्य का होना संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है, और ये विश्व की सभी संवैधानिक मतलब सभी वैज्ञानिक पद्धतियों में से अनोखी पद्धति है। या ना तो संसदात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित है और ना ही अध्यक्षात्मक, बल्कि ये दोनों कार्यपालिकाओं का मिश्रण है, दोनों कार्यपालिकाओं का समावेश होता है, संसदात्मक का भी और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोनों का मिश्रण बनता है, तब जाकर के ये बनती बहुल कार्यपालिका, ठीक है। और इसमें कार्यपालिका के 7 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 जर्मन भाषा के, 2 फ्रेंच भाषा के, 1 इटालियन भाषा का होता है। और इनमें से जो है 7 में से 1 अध्यक्ष होता है और 1 उपाध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है स्विट्जरलैंड का, और जो उपाध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। इस प्रकार से बहुल कार्यपालिका यहाँ पर बनती है स्विट्जरलैंड की, ठीक है। आगे देखिएगा, 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समझें बहुत ही बारीकी के साथ, आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। परीक्षा के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या उससे पहले देख रहे हैं, परीक्षा में कुछ नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मात्र ये वीडियो देख लीजिएगा, आप परीक्षा में 100% क्वेश्चंस करके आओगे, ये बात ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। लगातार आप देख रहे हैं, पिछले मैं कितने घंटों से बोल रहा हूँ, 1-1.5 घंटा हो गया मैं लगातार बोल रहा हूँ, 1 मिनट के लिए मैंने विश्राम नहीं लिया बीच में, ना एक घूंट पानी तक पिया हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग समझें थोड़ा सा मेहनत को और वीडियो को लाइक करें। मैं जितनी मेहनत करता हूं आप लोग शायद उतना ज़्यादा मेहनत को समझ नहीं पाते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन आप समझें थोड़ा सा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा अगर आप लोग हमारी मेहनत को थोड़ा बहुत जान पाएंगे, समझेंगे कि भाई मैं कितना एक प्रकार से अपने जीवन का कीमती समय निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ यार उस कीमती समय को जाया ना करें और पढ़ लें, विस्तार से पढ़ लें, समझ लें चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। आगे चल करके आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे उसके लिए बहुत उपयोगी होगी ये चीज़ें। आगे देखें, 46 नंबर प्रश्न है, विश्व समुदाय की दृष्टि में स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति के बारे में कुछ विचार बताएं। तो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका संघीय परिषद का अध्यक्ष ही जो होता है, जो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका के 7 सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक अध्यक्ष होता है, वही अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, और जो उपाध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसको कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाता है। संघीय परिषद के अध्यक्ष का कार्य काल मात्र 1 ही साल का होता है, और वह लगातार दूसरे साल के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि 1 साल के लिए ही वो राष्ट्रपति बनता है। संघीय परिषद की बैठक इन्हीं अध्यक्षता में होती है, मतलब इन्हीं की अध्यक्षता में जब संघीय परिषद बैठती है तो अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। तो ये होता है एक प्रकार स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की स्थिति कि भाई 1 साल के लिए बनते हैं और दोबारा से फिर चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। आगे देखेंगे, स्विट्जरलैंड से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं कुछ, जैसे कि स्विट्जरलैंड में लैंड सजेमा को प्रारंभिक सभाएं भी कहा जाता है, ठीक है। और जिन कैंटेनों में विधानमंडल नहीं है, यानी राज्य जिसको जैसे कैंटेन वहाँ पर चलता है वैसे यहाँ पर राज्य अपने यहाँ पर, तो जिन कैंटेनों में विधानमंडल की व्यवस्था नहीं है वहाँ विधानमंडल का कार्य कौन करता है, लैंड सजेमा जो है वहाँ पर विधानमंडल का काम करती है। और इन कैंटेनों में वयस्क नागरिकों की वर्ष में एक बार या आवश्यकता पड़ने पर इससे अधिक बैठकें होती हैं, और इस सभा में अगले वर्ष के लिए प्रशासनिक कार्य चलाने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव किया जाता है, जिसका प्रधान जो होता है लैंड्समैन कहलाता है। और यह सभा कैंटन के न्यायाधीशों और अन्य सरकारी अधिकारियों और राज्य परिषद के लिए प्रतिनिधि को चुनती है। तो इस तरीके से ये होती है लैंड्स मतलब कि लैंड्स जेमा, ओके।
48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है संविधान या स्विस संविधान की 5 विशेषताएं बताएं, या स्विट्जरलैंड संविधान की 5 विशेषताएं बताएं। तो इसकी 5 विशेषताएं, पहली विशेषता ये है कि लिखित और निर्मित संविधान है। निर्मित मतलब कि ये संविधान बनाया गया है, और लिखित मतलब क्या है कि ये लिखा हुआ संविधान है। तो जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो निर्मित और लिखित संविधान है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यहाँ पर होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है, कि जनता जो होती है स्वयं भाग लेती है कानून को बनाने में और कानून से जुड़े हुए जो विवाद होते हैं उनको निपटारे में। तीसरी बात है संघात्मक शासन यहाँ पर है, मैंने आपको बताया संघात्मक शासन के बारे में। चौथी बात, कठोर संविधान है यहाँ का। संविधान में जो परिवर्तन होता है बहुत ही जटिल तरीके से होता है, मतलब संविधान परिवर्तन को लेकर के जनता की राय भी लेनी पड़ती है यहाँ पर। इसके अलावा बहुल कार्यपालिका की विशेषता, जिसमें जो है अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों शासन व्यवस्था का मिला जुला रूप आपको देखने को मिलता है। तो ये संविधान की विशेषताएं हो गई कुछ जो मैंने आपको बताई। तो ये होगी स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ बातें। तो हमने अभी तक 3 देशों के संविधान के बारे में समझा, एक तो भाई स्विट्जरलैंड, एक अमेरिका और एक आपका और ब्रिटेन। ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों को समझा। तो यहाँ से अब एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको चाइना वाले प्रश्नों को भी देख लेते हैं कि भाई चाइना के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात, प्रश्न आपसे पूछेगा साम्यवादी चीन की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताएं। साम्यवादी व्यवस्था चीन में है, साम्यवाद पर फॉलो करता, साम्यवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाता है चाइना। तो राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर कैसी, पॉलिटिकल जो सिस्टम है यहाँ का कैसा है उसको समझते हैं। साम्यवादी चीन में जो है एक दलीय व्यवस्था, यहाँ पर द्विदलीय नहीं है ना बहुदलीय है, एक दल है यहाँ पर। और वह भी जो है चीन का जो साम्यवादी दल है वो इसी को बोलते हैं, वही वही दल है और वही के राष्ट्रपति बनते हैं, एक ही दल है। संविधान के द्वारा दूसरे दलों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है यहाँ पर चाइना में। साम्यवादी चीन एक दलीय और एक सदनात्मक व्यवस्था के सिद्धांत पर चल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है, एक सदन है और एक ही दल है। और ठीक है, और मतलब संविधान के द्वारा आप ये नहीं कर सकते, आप कोई दूसरा दल भी नहीं बना सकते हैं, ये नियम है। जैसे अपने यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस, ये सब दुनिया भर के जो है वो है नहीं, मतलब की पार्टियां हैं, ऐसे वहाँ पर कोई पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है, वो है साम्यवादी दल। उसी से लोग प्रधानमंत्री मतलब वहाँ के राष्ट्रपति वगैरह बनते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम क्या क्या है। राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के तुलनात्मक अध्ययन को परंपरावादी उपागम के रूप में जाना जाता है। इस उपागम में निम्न अध्ययनों पर बल दिया जाता है। परंपरागत उपागम में पहली बात तो तुलनात्मक शासनों का अध्ययन किया जाता है इसमें। दूसरी बात, लिखित संविधानों पर बल दिया जाता है। तीसरी बात, शासन के ऐतिहासिक और औपचारिक ढांचे पर बल दिया जाता है। चौथी बात, शासकीय संरचनाओं में समानताएं और असमानताएं जो होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है विभिन्न देशों के। इसके अलावा यूरोपीय और अमेरिकी संस्थाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है तुलनात्मक रूप से। इसके अलावा क्रियाशील जो तत्व होते हैं उनके बारे में, दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, राजनीतिक शक्तियों के बारे में, पॉलिटिकल जो पावर हो उनके बारे में, और राजनीतिक अभिजन जो होते हैं उन सभी का अध्ययन जो है एक प्रकार से हर एक देश के बारे में चर्चा की जाती है, हर एक देश को आधार बना करके उन दोनों को कंपेरिजन करके चर्चा होती है। ठीक है, आगे देखें 51 नंबर प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में आधुनिक उपागम क्या होता है। तो वो ये हो गया परंपरागत उपागम जो मैंने बताया। आधुनिक उपागम आधुनिक मतलब आधुनिक उपागम जो है ये अधिक वैज्ञानिक और क्रमबद्ध होता है, सिस्टमेटिकल होता है। आधुनिक उपागमों के यानी आधुनिक जो अप्रोच होते हैं, मॉडर्न अप्रोच होते हैं जो तुलनात्मक राजनीति के या पॉलिटिकल जो एक प्रकार से पॉलिटिकल जो राजनीति है या जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसके अध्ययन के जो एक प्रकार से जो आधुनिक उपागम है, मॉडर्न अप्रोच है, उसके प्रयोग से तुलनात्मक राजनीति के विषय के क्षेत्र को हम लोग सिस्टमेटिकल वे में समझ सकते हैं या क्रमबद्ध करने में सहायता मिलती है। और इन उपागमों से विश्लेषण यानी एनालिसिस के तथ्यों के चयन का आधार होता है, मतलब कि पहले हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसके बाद में फिर नए नए तथ्य का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से उसकी संगति का मानदंड हमको प्राप्त होता है और एकदम से क्रमबद्ध तरीके से, सही तरीके से वास्तविक धरातल पर हमको सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो आधुनिक अप्रोच जो होता है वो वैज्ञानिकता पर आधारित होता है। राजनीतिक व्यवस्था का विशेष विश्लेषण उपागम होता है ये। इसके अलावा संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम है ये। मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम है। राजनीतिक विकास उपागम, राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम। ठीक है, तो ये सब आधुनिक उपागम जो है ये हैं आधुनिक उपागम है। इसके अलावा राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम, तो ये सब राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक और आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, मार्क्सवादी लेनिनवादी, तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार से राजनीति को समझने के लिए ये सब अप्रोच हैं जिनके माध्यम से हम इनको समझ सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है चाइना के संविधान से रिलेटेड।
देखिए 52 नंबर प्रश्न, चाइना के संविधान में जानने वाली ज़्यादा चीज़ें है भी नहीं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी अगर एक आध दो प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है, यहीं से आएंगे। चाइना में क्या है, चीन में एक देश दो शासन व्यवस्था है। चीन को साम्यवादी चीन कहा जाता है और 24 प्रांतों में बटा हुआ है चाइना, फिर भी वहाँ पर एकात्मक शासन है। हांगकांग जो एक देश है, 1 जुलाई 1997 में पूर्व मतलब 1 जुलाई 1997 से पहले उस पर ब्रिटेन का शासन था हांगकांग पर। ब्रिटिश शासन समाप्ति के बाद वह चीन के भूभाग में आ गया और चीन उस पर कब्जा कर लेता है, परंतु एक समझौते के अनुसार वह चीन का अंग होते हुए भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाए हुए है और ओलंपिक, एशियाड और अन्य खेलों में उसके खिलाड़ी हांगकांग देश के रूप में शामिल होते हैं। चीन में साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया है और वहाँ लोकतंत्र नहीं है, अतः चीन जो है एक देश दो शासन व्यवस्थाओं पर चल रहा है। ताइवान को भी चीन अपना अंग मानता है, लेकिन वही दूसरी व्यवस्था स्वतंत्र देश के रूप में उसको कायम, मतलब कि वो कायम, मतलब स्वतंत्र देश के रूप में वो ताइवान की बात करें या हांगकांग की बात करें तो वो स्वतंत्र देश है अपने आप में, लेकिन उसका मतलब कि चाइना अपने आप को, मतलब चाइना समझता है कि हमारे अंडर में है और कुछ ना कुछ मामले में वो अंडर में ही है चाइना के, लेकिन फिर भी वो एक प्रकार से दुनिया के नज़रों में एक देश के रूप में है। ताइवान और ताइवान इस समय चाइना को बड़ी कड़ी टक्कर दे रहा है, चाहे वो एक प्रकार से टेक्नोलॉजी के मामले में हो या एक प्रकार से जो औद्योगिक मामलों में हो। तो ताइवान को चाइना समझता है कि हमारे अंडर में है और ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है, इसी प्रकार से हांगकांग भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। निश्चित तौर पर आपके समझ में बहुत सारी चीज़ें आई हुई होंगी। लगभग पिछले 1.5 घंटों से हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, और आप लोग भी हमारे साथ लगातार हमारा मतलब हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रहे थे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछे प्रश्न तो भी आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो पड़ी हुई है। और बाकी लिखित मॉडल पेपर भी दे दिया है, और ये महासंग्राम वीडियो हो गया जिसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करी है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठंडी का महीना है, आप आराम से क्या करो, फ़ोन निकालो, नेट ऑन करो और आराम से लेट करके आराम से देखो, खूब 2-3 बार देखो, और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, आप देखोगे, एक तो आंख अपने आपकी आंख में छपेगा, दिमाग में छपेगा, दूसरा आप सुनोगे। इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी और आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे, ठीक है। धन्यवाद। इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट के महासंग्राम वीडियो अगर चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ कि सर जी हमको इस सब्जेक्ट पर और वीडियो चाहिए, ठीक है, आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। इसी प्रकार से राजनीति शास्त्र के पेपर 2 की वीडियो जो होगी वो भी जल्द ही आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।